हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती जेएनएमडी। दोस्तों, आज मैं पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने वाला हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं बताऊंगा जो 2021 में जो 2021 में पूछे गए थे क्वेश्चन होगा, और सभी प्रश्नों को हम अच्छी तरह से सुचारू ढंग से आप लोग को मैं बताने का प्रयास करूंगा। और जो नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा पैरामेडिकल का, और उसमें पॉलिटेक्निक का भी डला रहा है। और इस 2021 के बता रहा हूँ, और जो 2022 का नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ 2022 में जो पूछा गया था क्वेश्चन वो मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम 2021 को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आइए, सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन पर चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, चलिए आइए। तो सबसे पहले हम समान विज्ञान से देखेंगे, है ना। समान विज्ञान है, मतलब जनरल साइंस से। पहला नंबर क्वेश्चन में आइए, बोल रहा है कि निम्न में कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है। पूर्ण स्तंभ परजीवी है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बिस्कम, बी में दिया हुआ है चंदन, सी में है रेमफिलिसिया, डी में है अमरबेल। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्ण स्तंभ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अमरबेल जो है पूर्ण स्तंभ परजीवी है। ठीक है, आगे चलते हैं। यही जो है 2021 में पूछा था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जो अभी जस्ट बताया आप लोग के कि जो 2022 वाला क्वेश्चन नहीं देखे हैं, जो पूछा है क्वेश्चन, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में कौन जो है जलीय ब्रायोफाइट है। कौन जलीय ब्रायोफाइट? ऑप्शन में है, एक ए में दिया हुआ है मार्केंसिया पाल्माटा, बी में है रिक्सिया फ्लुटेंस, सी में है मार्केंसिया पॉलीमोर्फा, डी में है रिस्किया डिस्कलर। तो इसका राइट आंसर होगा रिस्किया, है ना, रिक्सिया फ्लुटेनस। ठीक है, देखिए तो कुछ ऐसा बढ़ाएगा जैसा लगे कि हम लोग पढ़े हुए नहीं किए, आप लोग पढ़े नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या मान लीजिए जितना नंबर क्वेश्चन पूछता है इस सब नहीं, 2-4 को छूट भी जाएगा, फिर भी आराम से आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर देखते हैं। बाकी हम आप लोग को अधिक ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे ढंग से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर में बोल रहा है कि एम द्रव्यमान के एम द्रव्यमान के एक कण की गतिज ऊर्जा ई है, इसका संवेग पूछा है। क्या पूछा है? इसका गतिज ऊर्जा दिया हुआ ई, और इसका हम लोग से क्या पूछा है? तो संवेग पूछा है। तो आइए इसको संवेग के बारे में जानते हैं कि संवेग कितना होगा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि गतिज ऊर्जा, कलर ले लेते हैं। वो जो गतिज ऊर्जा ई होता है वो पी स्क्वायर, संवेग के स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर बटा 2m के बराबर होता है। m मतलब द्रव्यमान। ठीक है, m द्रव्यमान के लिए है ना, तो m द्रव्यमान यानी कि गतिज ऊर्जा जो होता है E इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर, यानी संवेग के स्क्वायर बटा 2m के बराबर होता है। तो हमको क्या पूछा है? संवेग पूछा है। क्या पूछा है? संवेग। तो संवेग निकालेंगे यहाँ से। संवेग क्या हो जाएगा? तो पी स्क्वायर का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा? तो E इंटू, है ना, E इंटू 2m के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? पी स्क्वायर है, इसको सिर्फ पी लिखने के लिए क्या करेंगे? ऊपर आइए, यहाँ आइए, चलिए ऊपर में। तो पी लिखने के लिए क्या करेंगे? अंडर रूट में हो जाएगा। तो अंडर रूट में कौन कौन चला जाएगा? तो ई इंटू 2m, दोनों जो है क्या होगा? अंडर रूट में, रूट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, अब फाइनली क्या आ जाएगा? पी का मान तो √2, है ना, √2m इंटू ई कह सकते हैं। ठीक है, यानी ये जो हो गया फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो √2 इंटू एम ई कहाँ है? तो एम ई, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया हो तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 4 में, किरचॉफ्स धारा नियम। क्या बोला? किरचॉफ्स धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो किरचॉफ्स के 2 नियम होता है ना, एक धारा का नियम, एक वोल्टता का नियम। तो धारा जो है वो I1 I2 यानी कि आवेश चार्ज के पर निर्भर करता है ना। किस पर आधारित है? तो चार्ज पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर बोले धारा नियम वोल्टता का नियम, तो वो संवेग पर निर्भर करेगा। ठीक है, अगर धारा का नियम ना पूछ के वोल्ट का नियम पूछे, 2 होता है ना, वोल्ट का नियम पूछे तो वो संवेग पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ हम लोग क्या पूछ रहा है? तो किरचॉफ के धारा का नियम किस पर निर्भर करता है? आधारित है, तो आवेश पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में।
डेसिबल क्या है? डेसिबल क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ एक वाद्य स्वरक है, बी में ध्वनि स्तर की एक माप है, सी है स्वरों की तरंगदैर्ध्य, डी है एक वाद्य यंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी को पता है कि इसका जो होगा ध्वनि स्तर की एक माप है ना, ध्वनि को मापते हैं डेसिबल में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में भूमध्य रेखा पर नति कोण का मान है। भूमध्य रेखा पर अगर नति कोण का मान पूछा तो आप आंख मूंद कर इसमें 0 लगा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं, यानी छठा डी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में, है ना, निम्नलिखित में कौन से विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ऑप्शन ए अवरक्त तरंगे, बी में है परस्रव्य तरंग, सी में है सूक्ष्म तरंग और डी में है एक्स किरणें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह जो है क्या है? यह एक ध्वनि है, परस्रव्य ध्वनि है ना, अपस्रव्य ध्वनि। ये जो होता है ध्वनि है, न कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि कौन सी रंगहीन गैस लेड एसीटेट पेपर को क्या कर देता है? काला कर देता है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है SO2, बी में है Br2, सी में H2S, डी में है Cl2। तो इसका लेड एसिड को क्या करता है? काला कर देता है। तो H2S हो जाए, है ना, हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि 2 मिथाइल प्रोपेन में, है ना, 3 कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगा? तो 3 कार्बन की संख्या तो सभी जानते हैं किसे कहते हैं। तो जिस कार्बन परमाणु में 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जो वैसा कार्बन परमाणु जो 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? 3 कार्बन बोलते हैं, है ना। तो 2 मिथाइल प्रोपेन का जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हो जाएगा लगभग, है ना, क्या होगा? CH, फिर से यहाँ क्या होगा? क्या बोला? 2 मिथाइल प्रोपेन बोला है, तो फिर से CH3 और नीचे फिर CH3। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए 3 कार्बन परमाणुओं से कहाँ जुटा हुआ? तो इसके साथ तो एक कार्बन परमाणु, बाकी तीनों तरफ हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ये बाहर ऐसे ना बनाकर हम H3 उसी में लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, ये हो गया एक कार्बन से, ये हो गया एक कार्बन से, ये हो गया कार्बन से। तो जो 3 कार्बन से बना हुआ है, घिरा हुआ है, तो सिर्फ एक को है, यानी कि इसी को हम क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बन की संख्या बोलेंगे। ई कितना हो गया? ये 1 डिग्री हो गया, यो 1 डिग्री हो गया, एगो से घिरा हुआ यो 1 डिग्री हो गया। लेकिन सिर्फ एक ही जो है वह 3 कार्बन की संख्या, 3 कार्बन परमाणु से जुटा हुआ है, इसलिए संख्या जो 3 डिग्री कार्बन का होगा वह 1 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? तो डी नंबर में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोले ऐसे कॉपर पायराइड्स का सांद्रण किया जाता है। अच्छा, किस विधि के द्वारा? ऑप्शन ए है चुंबक विधि के द्वारा, बी में है गुरुत्वीय विधि द्वारा, सी में है फेन उत्प्लवन विधि द्वारा और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट और सही आंसर क्या हो जाएगा? फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा हम अयस्क कॉपर पैराइड्स के सांद्रण को अलग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ले चलते हैं। बोल रहा है कि पौधों में मादा जननांग के भागों का, और थोड़ा थोड़ा करते हैं ताकि सब आंसर एक ही जगह नजर आवे। बोल रहा है कि पौधों में मादा जननांग, कौन सा? मादा, है ना, नर होता है, एक मादा हो रहा है, स्त्रीलिंग यानी स्त्री वाला बोल रहा है। पौधों में मादा जननांग के भागों का व्यवस्थित क्रम कौन हो सकता है? ऑप्शन ए है अंडाशय, नहीं, पहले तो वर्तिकाग्र होना चाहिए, है ना, फूल का ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र, उसके बाद क्या होता है? वर्तिका होना चाहिए, उसके बाद अंडाशय, उसके बाद पुष्पासन लेता है ना, यानी सही क्रम जो है वो ऑप्शन नंबर बी में हमको दर्शा रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, पहले क्या? वर्तिकाग्र, उसके बाद वर्तिका, उसके बाद अंडाशय, उसके बाद पुष्पासन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि स्थानीय जातियां क्या है? ऑप्शन ए में है वे पौधे जो जंतु को समान हो और संसार भर में फैले हो। स्थानीय बोल रहा है, तो ये बोले संसार भर में तो नहीं होगा। वो अन्य जीव जिसको शिकारियों से बचाया गया है, ऐसा कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं। सी में लिखा है कि जो वन्य जातियों को समाप्त होने की कगार पर, जो वन्य जातियां समाप्त होने की कगार पर है, उसको हम स्थानीय जाति थोड़े बोलते हैं, नहीं। आगे चलते हैं। वे पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, उसी को स्थानीय, माने किसी एक विशिष्ट स्थान पर जो रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्थानीय। उसको क्या बोलेंगे? तो स्थानीय जातियां बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर हम
13 में बोल रहा है कि पौधों में होने वाली घटनाओं का मिलान करें, है ना, पौधों में होने वाली घटनाओं को मिलान करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जल अवशोषण। अब भाई जल अवशोषण करेगा कहाँ, देखिए जल अवशोषण कहाँ करेगा, यहाँ देखिए एक नंबर देखिए जल अवशोषण कहाँ करेगा, तो फलो जाइलम तो नहीं करेगा, अवशोषण थोड़ी करता है, वो तो पहुँचाने का काम करता है। तो जल अवशोषण ऑप्शन देखिए यानी कि कहाँ हो जाएगा, 3 में, मूल रोम जल को अवशोषण करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, कलर चेंज कर करके मिलाते हैं। ये हो गया एक का क्या होगा 3, आगे है खनिज अवशोषण और जल परिवहन और खनिज परिवहन। तो जल का परिवहन, जल जो ले जो है ना ले जाना है, जो काम करेगा वो जाइलम काम करेगा, जल परिवहन का क्या करेगा, जल परिवहन का जाइलम काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है खनिज परिवहन कौन करेगा, तो फ्लोएम, क्या कौन करेगा, फ्लोएम करेगा खनिज का परिवहन, यहाँ है ना, डी का 2 का डी हो गया। ठीक है, आगे जो बच गया लास्ट बच गया खनिज का जो अवशोषण करता है वो है एपी बलेमा, एपी बलेमा, एपी बलेमा क्या होगा, एपी बलेमा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ मिला चुके हैं, तो इसके अनुसार क्या होगा, यानी एक का कहाँ देखें, एक का कहाँ, एक का 3, एक का 3, 2 का 4, एक का 3, 2 का 4 कहाँ मिल रहा है भाई, तो एक का 3, 2 का 4 है, एक का 3, एक का 3, हाँ 2 इसमें भी मिल रहा है, 2 का इसमें भी, 2 का 4 यहाँ, तो सी का मिलेगा वो हमको धर लेंगे। सी कहाँ है, जल परिवहन, तो जल परिवहन कौन था, जल परिवहन जाइलम था, है ना, जाइलम है। 3 का सी का 1, सी का 1 कहाँ है, तो सी का 1 है ऑप्शन नंबर यानी कि डी, यानी राइट आंसर जो होगा वो डी नंबर हो जाए। ठीक है, आप लोग ऊपर से मिला जैसे मिलाए हैं वैसे नीचे मिला लीजिए, यानी डी नंबर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि निम्नलिखित यौगिक का आयुपीएसी नाम क्या होगा। इसका क्या पूछा है, तो आयुपैक नेम हम लोग से पूछ डाला, क्या होगा भाई, तो आप लोग 12th में भर भर के पढ़े हैं, आयुपैक नेम कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग खूब अच्छी तरीक़ा से जानते हैं। मिथ इथ प्रोप है ना, मिथ इथ प्रोप 1 2 3, मिथेन इथेन प्रोपेन है ना, यानी 3 कार्बन हो गया तो प्रोपेन तो होगा ही, और आगे देखिए प्रोपेन तो होगा, तो प्रोपेन तो इस सब में, सॉरी एक मिनट, एट द फोकस, जस्ट वेट। चलिए देखिए प्रोपेन तो होगा ही, तो प्रोपेन तो दिया हुआ कहाँ, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी प्रोपेन तो एक ही को में नजर आ रहा है ना, यानी कि जो राइट आंसर होगा वो होगा मिथॉक्सी प्रोपेन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि कार्बन के बाद, बाद लिखल है, हाँ अच्छा देखिएगा, कर ले लेते हैं काला, कार्बन के बाद लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, बा उदा। ठीक है, चलिए एडजस्ट कीजिएगा, थोड़ा सा हट गया है, यानी कार्बन के बाद श्रृंखलन हेतु, कार्बन के बाद श्रृंखलन हेतु बंध ऊर्जा है, क्या है, ऑप्शन ए में है फास्फोरस, बी में सिलिकॉन, सी एस, एस सल्फर, डी में है नाइट्रोजन। तो राइट आंसर होगा कार्बन के बाद सिलिकॉन, यानी कि बंध जो ऊर्जा है वो बी नंबर सिलिकॉन हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में निम्नलिखित में कौन सा जो विटामिन जो है हार्मोन की तरह, किसके तरह, हार्मोन के तरह कार्य करता है, सभी को पता है और फ्री में भी मिलता है, वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाए, यानी विटामिन डी जो है वो विटामिन के तरह भी कार्य करता है, यानी विटामिन तो है ही और वह जो है हार्मोन की तरह भी कार्य करता है, वह है विटामिन डी, जो सूर्य के प्रकाश से हम लोग को फ्री में मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार, अच्छा बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को सम्मिलित किया गया है, सम्मिलित किया गया है। चलिए और क्या बोल रहा है भाई, कौन अच्छा अच्छा अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को सम्मिलित किया गया है किसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा, पहला है पादप में, दूसरा है मुनेरा, सी में कवक, डी में है प्रोटिस्टा। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 जगत के लिए तो मुनेरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि निम्न में कौन सा जो है एक उत्तक है, कौन सा एक उत्तक है, ऑप्शन एक फेफड़ा, बी में है वृक्क, सी में है रक्त, डी में है अंडाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रक्त जो है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, कैसा, तरल संयोजी उत्तक है। बोले कि रक्त क्या है, रक्त कैसा उत्तक है, तो याद रखिएगा क्या, तो तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, संयोजी है ना, तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि अंडजनन की प्रक्रिया में जो हार्मोन्स अधिकतम होता है उसका नाम क्या है, क्या नाम है, अंडा जनन, क्योंकि अंडा के जनन में है ना
की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है, कौन सा हार्मोन जो होता है अंजनन की प्रक्रिया में अधिकतम होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए में दिया हुआ LH, बी में है FSH, सी में है एस्ट्रोजन, डी में है प्रोजेस्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ है ना, FSH। यह जो है अंजनन की प्रक्रिया में हार्मोन की अधिकता होती है किसका? तो FSH की। याद रखिएगा, बहुत राइट आंसर, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। 20वां नंबर में बोल रहा है कि हिम्पो कैंपस है एक। हिम्पो कैंपस क्या है? ऑप्शन ए स्तनधारी है, बी में मीन है, सी में दिया हुआ है प्रोटोकार्डेट है, या डी सिलेंटरेट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक मीन है। क्या है? मीन है। हिपोकैम्पस एक मीन है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। यदि x1 लंबाई की वस्तु का जो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब x2 लंबाई का हो, तो मतलब कह रहा है कि कौन सा, पहले दर्पण देख लीजिए, उसी से डिफाइन हो जाएगा, है ना। तो कौन सा दर्पण है भाई? तो उत्तल दर्पण है। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से क्या बनता है? छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो प्रतिबिंब कौन बना है? x2। तो x2 कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। तो वस्तु से छोटा, वस्तु कौन है? x1 है। तो वस्तु तो बड़ा होगा ही, है ना। यानी x1 इज ग्रेटर देन x2 कह सकते हैं। तो कहाँ है ऑप्शन? x1 ग्रेटर देन x2, यानी ऑप्शन नंबर 21 के सी है। कैसे हुआ? तो पहले हमको प्रतिबिंब देखेंगे कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा बनता है। तो जब वस्तु x1 है तो x1 से हमेशा छोटा ही बनेगा ना x2। तो x1 बड़ा होगा तो x1 ग्रेटर देन x2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत समझने में होगा तो जरूर, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं महाराज, कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत होगा तो जरूर बोलिएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर में बोल रहा है कि ऊष्मा की एसआई इकाई क्या होता है? ऊष्मा का एसआई इकाई सभी को पता होगा, क्या है? ऑप्शन ए में है जूल, बी में है अर्ग, और सी में है किलो कैलोरी, और डी में है कैलोरी। बताइए अब क्या होगा? चलिए, ऊष्मा का पूछा, एसआई मात्रक क्या होगा? तो जूल होगा, है ना। कार्य और ऊष्मा दोनों का ना, कार्य का जूल और ऊष्मा का भी जूले होता है ना जी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है कैसा भाई? ऑप्शन ए है माध्यम बोल रहा है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ केवल अनुदैर्ध्य, बी में है केवल अनुप्रस्थ, सी में है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों, और डी में है न तो अनुदैर्ध्य और न ही अनुप्रस्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माध्यम में जो ध्वनि की तरंग होता है केवल अनुदैर्ध्य तरंग होता है माध्यम में। ठीक है। आगे चलते हैं 24 में। बोल रहा है कि एक एंगस्ट्रॉम का मान, 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना माइक्रोन के बराबर होता है? तो आप लोग जानते हैं, सीधे मारिएगा ये कि 10⁻10 माइक्रोन। तो बिल्कुल क्या करेगा बेचारा, वो गलती कर देगा। काहे गलत करेगा कि 1 एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है 10⁻10 जो होता है वह क्या होता है, किस में होता है? तो मीटर में होता है, न कि माइक्रोन में होता है। इसलिए आपका जो क्वेश्चन होगा आंसर यहाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसको माइक्रोन में निकालने के लिए कुछ प्रक्रिया करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वो देख लीजिए। बोल रहा है कि 1 एंगस्ट्रॉम किसके माइक्रोन के बराबर होता है, ना कि मीटर के बराबर होता है। मीटर बोलता तो ए नंबर ऑप्शन सही होता था, लेकिन माइक्रोन निकालने के लिए माइक्रोन का जो मान होता है वह 10⁻10 के बराबर होता है। ठीक है। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे कि 1 एंगस्ट्रॉम का मान जो होता है 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। किसका? तो मीटर के बराबर होता है, याद रखिएगा। अब पूछ ही रहा है तो माइक्रोन में दिया हुआ है, तो माइक्रोन में पूछ रहा है। तो 1 मीटर में कितना माइक्रोन हो जाएगा? 1 मीटर में जो माइक्रोन के होगा मिली माइक्रोन, है ना। माइक्रोन जो होगा वह मिली माइक्रो, है ना। 10⁻6 है ना, 10⁻6 है ना, 10⁻6 माइक्रोन हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोन। चलिए आगे, अब क्या करेंगे कि वही 10⁻10 को मीटर को, 1 मीटर को तो इतना हो गया, तो 10⁻10 मीटर होगा वह कितना माइक्रोन के बराबर होगा? तो 10⁻6 ए के लिए और 10⁻10 के लिए। ठीक है। अब क्या करेंगे तो हो जाएगा 10⁻4। ई क्या होगा? ई माइक्रोन हो गया। ठीक है, ई हो गया माइक्रोन हो गया। ठीक है। चलिए, यानी कि कौन सा हो गया ऑप्शन? तो 10⁻4 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में, यानी 10⁻4 माइक्रोन के बराबर हो जाएगा। अगर मीटर में पूछेगा तब हमारा 10⁻10 मीटर के बराबर होगा 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में।
बोल रहा है कि ध्वनि तरंग की चाल अधिकता होती है, किसमें होता है, किसमें जो होता है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ऑप्शन ए है निर्वात में, बी में है इस्पात में, सी में दिया है वायु में, डी में दिया हुआ है जल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता है कि इस्पात में जो होता है चाल ध्वनि का तरंग तरंग चाल जो सबसे अधिक होता है किसमें, तो इस्पात में, स्टील में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तो खत्म हो गया है ना, मतलब साइंस का हम लोग पोर्शन खत्म कर दिए। आगे है कोची का, तो गणित का। तो चलिए आइए गणित में करते हैं सोल्यूशन। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि x के पावर 4, देखिए यदि x के पावर 4 का मान इतना है और तो क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x का मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए ढेर सारा दिया हुआ है ना कि ए बी सी डी सिर्फ दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ यहो सब हो सकता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे और इसको समझेंगे। चलिए पहले चलते हैं सोल्यूशन की ओर। तो क्या करेंगे कि इतना का मान दिया हुआ है, तो देखिए इसको और हम क्या मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और क्या लिख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको कंफर्म है। इस तरह के इस टाइप का क्वेश्चन एगो एकदम कंफर्म ही आएगा 2023 में, आप लोग लिख लीजिए एकदम कंफर्म आएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, बल्कि उसका वैल्यू चेंज रहे लेकिन ऐसा क्वेश्चन जरूर डालेगा। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर, फॉर्मूला कि ए स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको लिख रहे हैं पहला नंबर को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, यानी क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2ab, तो 2a का मान कितना है, तो एक्स स्क्वायर, और बी का मान कितना है, तो 1/x स्क्वायर। एक मान कितना है भाई, तो 14 है, तो 14 लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे, अब ये क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, यानी कि जो वैल्यू आया वो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, जो स्क्वायर में है यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, ये जो है स्क्वायर में, इसको क्या करेंगे रूट में कर देंगे। तो 14 है, तो 14 के क्या हो जाएगा, 14 के रूट कर सकते हैं, यानी 14 के, एक मिनट, 14 के रूट कर लेंगे। आई क्या है, एक जगह आओ देखिए, ये क्या था, ई एक्स स्क्वायर से एक खट गया था, 2 बचा कोची में, माइनस में 2 बचा है, तो उधर जाकर कोची हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। यानी लिख सकते हैं 12 और 2 है ना, 14 2 16, इसको अंडर रूट में डाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो मान हो गया वह 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 के बराबर हो गया। ठीक है, इतना याद रखिएगा, इसका मान हो गया। ठीक है, कहाँ इसको लिख दें, तो चलिए याद रखें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान जो हो गया 4 के बराबर हो गया। तो इसको हटाते हैं, चलिए आगे देखिए, यानी कि अब लिख देते हैं यहाँ पास कि एक्स स्क्वायर, एक मिनट, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/x स्क्वायर का जो मान हुआ वह कितना के बराबर, तो 4 के बराबर हो गया। अब देखिए ये भी है, क्या है, तो ये भी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर, फॉर्मूला पर, है ना। तो इसको भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2a का मान कितना है, तो x और b का मान कितना है, तो 1/x, अब कितना आया 4 के बराबर, तो हम 4 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो x, एक मिनट कलर ले लेते हैं दूसरा, तो x से x ये भी कट जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से किसका मान आ गया, तो x प्लस 1/x, है ना, x प्लस 1/x का मान आ जाएगा। ये 4 है, ये कितना है, 6 है, कितना है, 6 है, 4 सॉरी ये कितना 2 है, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में होगा, 4 के साथ ऐड होगा तो 6 आ जाएगा। और क्या, तो x प्लस 1/x स्क्वायर क्या है, रूट स्क्वायर में है, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। यानी कि अब 3 चीज का मान आ गया। पहला इसका मान है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू √6 आ गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, तो सिंपली फाइंड कर देंगे, इसका फाइंड अब हो जाएगा खूब आराम से। तो याद रखिएगा इसका ये हुआ x प्लस 1/x का मान √6 के बराबर हो गया। तो चलिए लिखते हैं, इसको हटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी क्या क्या आ गया मेरा, तो एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो मान था कितना था, तो 4 के बराबर था। और ये किसका मान आया, तो ये आया है यानी कितना आया, हाँ एक्स प्लस, हाँ
एक्स प्लस 1/x का मान कितना आ गया, तो √6 के बराबर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालेंगे, अब इसका मान खो आसानी से निकल सकता है। किसका, इसका मान कैसे, कि क्या है कि एक्स क्यूब प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ देखिए है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू है, उसका क्या होता है, देखिए टाइम लग रहा है लेकिन एक्चुअली बनाइए। ठीक है, ऐसे जैसे तैसे गलती मारकर आ जाने से फायदा नहीं है, आपको एक्चुअली जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो ए प्लस है ना, ए प्लस 1 है ना, ए प्लस बी के होल क्यूब और माइनस क्या होगा, -3 ए का मान x और b के मान 1/x, 3ab इंटू क्या होता है a प्लस बी यानी x प्लस 1/x। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल चीज अब हो गया। अब क्या करना है, सो देखिए x से तो x कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा, तो x प्लस 1/x का जो मान आया है कितना आया है, तो √6 के बराबर। अब इसी को क्या करेंगे कि √6 के बराबर कर देंगे, क्यूएथ रूट है तो हम क्यूएथ रूट कर देंगे। ठीक है, क्यूब कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये -3 है तो 3 लिख देंगे। अब इंटू एक्स प्लस 1/x फिर से मान √6 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे आगे, तो आगे वैसे ही करेंगे 6, इसको कितना लिख सकते हैं, यानी √6 के पावर 3 है तो इसको लिख सकते हैं 6 है ना, 6 √6 और माइनस है ना, माइनस क्या लिखेंगे 3 √6 लिख देंगे। ठीक है, इतना लिख देंगे और एक्स क्यू यानी कितना आ गया। अब क्या करेंगे, 6 में से 3 √6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 3 √6 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि इतना बच गया, यानी इतना मान आ गया कितना, तो 3 √6। ठीक है, यानी जो सही आंसर होगा वह 3 √6 के बराबर होगा। तो कहाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है 3 √6। बस हो गया सिंपली, यानी इसी का मान निकालना था ना, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालेगा, क्या हो गया फॉर्मूला, ए प्लस बी के होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी, यहाँ तक है ना, यहाँ तक। इसको निकाल के क्या आ गया, तो 3 √6 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। तो देखिए अब सिंपल हो गया, यानी कि जो सही आंसर होगा कहाँ, तो 1 मिनट और दे रहा है ढेर सारा है ना जी, 1 मिनट कोई बात नहीं है, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। चलिए देखिए, यानी कि इसका जो फाइनल आंसर आया 3 √6 है, 3 √6 है, लेकिन हमको इसको इसमें से थोड़ी लगाना है, लगाना यहाँ ए सी बी डी इसमें से देखना है, तो 2 2 3 3 को दिया है तो एक एक करके चेक करेंगे क्या इसका मान भी 3 √6 के बराबर होगा, तो 18 है, तो पहले ले लेंगे 18 √6 को, 1 मिनट, 18 √6 को क्या कर सकते हैं, तो 3 × 6 कर सकते हैं, बाई कितना है √6। ठीक है, अब क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन मतलब परिमीकरण कर देंगे, √6 ऊपर में भी और नीचे में भी √6। अब क्या हो गया कि 3 × 6 छोड़िए ना, 18 रहने दीजिए, या रहने दीजिए 3 √6 18 कर दीजिए, चलिए हटाइए 18, या 1 मिनट, 3 और 6 से रहने दीजिए, 3 × 6 और √6 और 6 नीचे इंटू में है रूट में, तो सिर्फ 6 के बराबर हो जाएगा, 3 और 6 है ना, 1 मिनट 6। अब क्या करेंगे, 6 से 6 खत्म, यानी 3 √6 के बराबर ये भी आ गया, कितना के बराबर आ गया, तो 3 √6 के बराबर आ गया, मतलब कि ए वाला जैसा बी वाला भी हो गया। ठीक है, अब सी में चेक करेंगे कितना है, 9 √2 बटा √3 के अंडर रूट ऑफ है, यानी 9 √2 और बाई √3 ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सी वाला को लिख सकते हैं ना। अब √3 नीचे है, ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में मल्टीप्लाई कर क्या होगा, रेशनलाइजेशन मतलब परिमेयकरण हो गया। अब क्या आ गया, तो 9 √2 को और √3 दोनों गुना करेंगे तो कितना आएगा, √6 के बराबर आ जाएगा। नीचे 3 √3 और √3 के गुना करेंगे, सॉरी नीचे भी क्या करेंगे, √3 और √3 के गुना करेंगे तो 3 के बराबर हो जाएगा। अब 3 से क्या कटेगा, 9 कटेगा तो 3 आ जाएगा, यानी क्या हो गया, तो 3 √6, मतलब कि सी वाला भी सेम आंसर आ गया, किसके बराबर, ए और बी के बराबर, तो सी नंबर भी कह सकते हैं। अब बी डी तो दिया हुआ 3 √2, तो ये तो होगा नहीं, इसलिए यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों हो गया। तो कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में, वो हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ दिया हुआ है।
तो देखिए ABD यहाँ ये होगा नहीं, BCD होगा नहीं, ये होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह राइट आंसर हो जाएगा। ABC तीनों सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला दो घनों के आयतनों का अनुपात, दो घन के आयतन का अनुपात दिले भाई कि 27 और 64 है। इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालना है। सिंपल चीज है, देखिए समझिए आप लोग कैसे। एक मिनट, दिया क्या है घन, दो घन का आयतन, तो अनुपात आयतनों का अनुपात, तो घन के आयतन क्या होता है एल क्यू के बराबर। एल मतलब क्या है, एल क्या है भुजा के क्यू के बराबर, तो भुजा क्यू यानी कि साइड का क्यू, अब साइड के क्यू यानी कि कितना है, तो ई आयतन है। एक मिनट, ई आयतन मतलब वॉल्यूम जो है वह कितना, सॉरी 27/64 है। इसको हम साइड निकालेंगे तो वॉल्यूम के क्यू के बराबर होता है, वॉल्यूम क्यू के बराबर माने कि आयतन जो होता है साइड के क्यू के बराबर, यानी कि कितना के क्यू करेंगे तो मतलब एक मिनट 27 के क्यूवेथ कर दिए, हटाइए 27 के क्यूवेथ रूट कीजिए और 64 के क्यूवेथ रूट कीजिए, है ना, 64 के क्यूवेथ रूट कीजिए तो कितना के बराबर हो जाएगा लगभग, तो ये आ जाएगा 3 3 9 3 27 3 के बराबर। ये कितना के बराबर आएगा, तो 4 चौके 16 चौके 64, यानी 3:4 के बराबर में क्यों हो गया, तो साइड मतलब इसका एक साइड 3:4 के अनुपात में हो गया। अब इसको क्या करना है, तो हमको क्षेत्रफल पूछा, किसका क्षेत्रफल, किसका घन का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है भुजा के स्क्वायर बराबर या साइड के स्क्वायर के बराबर। अब क्या करेंगे, जो साइड आया है उसको सिर्फ स्क्वायर कर देंगे। अब एरिया का रेशियो क्या होगा, एरिया का जो रेशियो, एरिया इंटू एरिया रेशियो कहिए, एरिया का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा दो घनों के एरिया का रेशियो 3 3 के 9, साइड का स्क्वायर होता है यानी कि ए स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 के बराबर हो जाएगा। यानी 9:16 कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में, एक मिनट, 9:16 कहाँ दिया हुआ ऑप्शन में, देखिए तो 9:16 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। सिंपल है, वैसे समझिए ये ना कि देख लिए कि 27 और 64 है तो 3 3 9 3 27 और 4 चौके 16 चौके 64, और ऐसे नहीं होगा। याद रखिए पहले आयतन दिया हुआ है तो क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल साइड निकालेंगे, साइड निकालने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर दिया हुआ रहता कितना 16 और 25 क्योंकि रहता क्षेत्रफल रहता, इसको साइड निकालने के लिए बोलता तो सिंपल इसको क्या कहते हैं स्क्वायर, कितना का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, इस तरह से होता है एरिया और साइड में। यहाँ किससे रिलेशन पूछा है, तो आयतन को आयतन और क्षेत्रफल, आयतन से क्षेत्रफल निकालना है तो पहले साइड निकालेंगे उसके बाद क्षेत्रफल। ठीक है, बकवास नहीं, एक्चुअली बात बोल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 28 में। क्या बोल रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या को 50% की वृद्धि की जाए, कितना बढ़ाता है, तो 50% की वृद्धि की जाए तो उसके पार्श्व क्षेत्रफल, बगल के क्षेत्रफल में कितने, मतलब उसके क्षेत्रफल में कितने की प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। चलिए आइए, इसको छोटा सा, ज़्यादा नहीं है, वृद्धि कर रहा है तो इसका क्षेत्रफल में कितना की वृद्धि होगा। सिंपल है, आइए समझते हैं। एक मिनट, चलिए देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए क्या बोला, यदि गोले की त्रिज्या को क्या अगर 50% बढ़ा रहा है ना, गोला के तो क्षेत्रफल, तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4 क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², r² मतलब r का रिपीट कर रहा है डबल बार, और यहाँ भी 50% बढ़ा रहा है, मतलब कि दोनों बढ़ रहा है, r² होता है ना, कितना होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए यहाँ 4πr², मतलब कि r जो है डबल बार क्या कर रहा है 50% से इंक्रीज कर रहा है। तो हम पीछे बताए हैं कि इंक्रीज करेगा तो a प्लस b दोनों इंक्रीज कर रहा है, और प्लस a इंटू बी, तो 50 इंटू 50 और बटा 100, तो 100 नीचे लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करेंगे, इतना परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, काट पीट कैंसिल लगे, जीरो से ऊपर जीरो, दूगो ऊपर दूगो नीचे, खत्म हो गया। अब कितना 50 50 100 में से कितना 25 घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो 75%, 75 हो गया ना। ठीक है, 25, हाँ 100 प्लस 25, सॉरी एक मिनट, 100 प्लस 25 ना हो गया, प्लस है ना बीच में, तो प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो प्लस से ना करेंगे जी, ये प्लस है तो प्लस, यानी कि 100 प्लस 25 यानी कि 125% आंसर दे देगा। क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया, तो 125%। कहाँ है आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 125%, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में
बोल रहा है कि यदि x प्लस वाई बराबर 2z है तो x बटा वाई एक्स माइनस जेड प्लस जेड बटा वाई माइनस जेड का जो मान होगा कितना के बराबर हो जाएगा। ऐसे तो हम इसको कह सकते हैं 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा एक्चुअली यहाँ से, क्योंकि एक्स माइनस जेड है, वाई माइनस जेड चेंज करेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। अब कैसे होगा से जानना जरूरी है, तो चलिए आइए थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, है ना, देखते हैं, आइए समझिए। 29 नंबर का क्वेश्चन का देखिए, लिखा हुआ है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2z, और 2z को हम क्या लिख सकते हैं, तो z प्लस जेड लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 2z के बराबर हो गया। अब क्या करेंगे कि x माइनस एगो z इधर ले लाएंगे, एगो z उधरे रहने देंगे, यानी कि z माइनस वाई इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है। अब जो दिया हुआ है इसको रिलेशन में देखिए कि क्या है, तो x बटा एक्स माइनस जेड अब प्लस वाई, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, ठीक है, इसको सेकंड मान लीजिए इक्वेशन, या तो रुक जाइए 1 मिनट, हाँ ठीक है, सेकंड मान लीजिए इक्वेशन इसको। अब इसी में क्या करेंगे कि x माइनस जेड, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पास, देखिएगा x माइनस जेड, यहाँ भी x माइनस जेड, बस 1 का वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, 2 में, तो क्या हो जाएगा, 2 वाला 2 वैल्यू लिख रहे हैं, इक्वेशन सेकंड लिख रहे हैं, फर्स्ट का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं सेकंड में, तो ऊपर x है तो x लिखेंगे बाई x माइनस जेड का जो मान है z माइनस वाई के बराबर है, तो z माइनस वाई लिख देंगे, इज इक्वल टू z माइनस वाई है, ठीक है, z माइनस वाई है तो उसी को वही रह देंगे, तो z माइनस, यहाँ देखिए z, सॉरी z है ना सिर्फ, हाँ तो z रहने दीजिए 1 मिनट, z है z, और y माइनस जेड वाई माइनस जेड है, क्या है, y माइनस जेड है। अब क्या करेंगे माइनस, 1 मिनट, प्लस था ना, अच्छा अच्छा यहाँ प्लस है, 1 मिनट, 1 मिनट, प्लस है, तो क्या करेंगे कि y माइनस जेड करने के लिए, y माइनस जेड करने के लिए पहले माइनस कॉमन ले लेंगे, तब माइनस आ जाएगा। अब क्या लिख सकते हैं, तो जेड माइनस वाई लिख सकते हैं, कुछ से इक्वेशन सेकंड से हो गया, फर्स्ट से हो गया, सेकंड का इक्वेशन बन गया। अब मतलब देखिए ये जो हो गया क्या होगा, इससे ही क्या होगा, प्लस माइनस दोनों इक्वल करेंगे, मतलब माइनस में इक्वल टू 0 कीजिए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, माइनस में है, इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो फाइनल जो मान आएगा वो 1 के बराबर होगा, ना कि 0 होगा, 0 नहीं लिखेगा, 1 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर पहले ही हम मार चुके हैं, लगा चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा 29 का, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में बोला, यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ का 4/5वां भाग m मिनट में तय करता है, तब उसी चाल से उस पूर्ण पथ की एक परिक्रमा करने में व्यतीत समय कितना लगेगा। चलिए इसको देखते हैं, बना के समझते हैं, चलिए आइए चलते हैं। मान लीजिए कि 4, हाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 4 बटा, है ना, 4/5वां भाग तय करने में लगा समय जो है कितना मिनट है, तो m मिनट है, दिया हुआ है भाई, हम अलग से नहीं लिखे हैं, दिया हुआ है, यहाँ देखिए m मिनट है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे कि इसलिए क्या, इसलिए एक भाग पूरा तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा, m गुना हो जाएगा, है ना, m सॉरी एक भाग कर रहा है तो m क्या होगा, m से m जो होगा 4/5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो 5 ऊपर में चल जाएगा, तो 5m/4 हो जाएगा, 5m/4। तो यही जो कह रहा है कि पूर्ण पथ मतलब पूरा एक परिक्रमा करने में, तो 4/5 परिक्रमा, 4/5वां भाग परिक्रमा करने में m मिनट लगता है, इसलिए एक भाग पूरा भाग परिक्रमा करने में m/4/5, यानी कि जो फाइनल हो गया 5m/4 मिनट लगेगा। कहाँ है ऑप्शन में देखिए, 5m/4, तो 5m/4 यानी ऑप्शन नंबर सी में है, यहाँ देखिए नीचे 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 5m/4 मिनट, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है कि यदि 5% लाभ और 15% लाभ और 15% हानि का अंतर कितना है, 450 रुपया है, तो क्रय मूल्य निकालना है ना, अंतर दिया हुआ, आइए अंतर करके इसको आंसर लाते हैं, सिंपल है, ज़्यादा भारी नहीं है। चलिए क्या दिया हुआ है, 15% लाभ और 15% हानि का क्या है, 450 अंतर है, तो अंतर कीजिए, सिंपल है, तो 15% क्या, सबसे पहले लाभ लिखेंगे और अंतर कर देंगे, और 15 हानि मतलब कि माइनस कितना परसेंट, तो 15%, ठीक है, सिंपल हो गया। कितना है इसका मान, तो
450 है ना। चलिए ये जब लिख देते हैं, देखिए इसी को करते हैं 450 ठीक है, इतना परसेंट है, परसेंटेज लिख दीजिए। अब क्या करेंगे कि 15 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस 15% इक्वल टू 450 है ना। तो 15 और 15 कितना हो गया, तो 15 15 30% का कितना हो गया, इक्वल टू 450। ठीक है, अब एक इसलिए कितना परसेंट, 100% निकाल है ना। तो क्रैमुल जो होता है वो 100% होता है ना। क्रैमुल क्या होता है, तो अंकित प्राइस यानी क्रैमुल जो होता है वो 100% होता है। तो 100% का मान निकलेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 450, एक के लिए 30 और 100% के लिए 100 से क्या करेंगे, सिर्फ गुना कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, काट दीजिए 0 से 0 और 15 3 45 कितना आ गया 15, और 15 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500 रुपया। क्या आ गया, तो क्रैमुल आ गया। कहाँ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो सी 1500 रुपया। ठीक है, सही है, एकदम सिंपल है, जैसा बोल रहा है वैसा हम लोग कर दिए। 31 हो गया। 32 देखते हैं, बोला कि एक बेलन, क्या क्या 3 को दिया है जी, अच्छा हाँ, एक बेलन है और क्या, एक अर्धगोला है, एक शंकु है, अच्छा, जिनकी आधार और ऊंचाई क्रमशः एक समान है। कुछ आधार मतलब नीचे का भाग, नीचे का पोर्शन, तो यानी आर का है ना। आर जो है ऊंचाई एच के बराबर है, तो आर इक्वल टू आर, दोनों एच दोनों इक्वल है, तो आर को एच कह सकते हैं या एच को आर कह सकते हैं। एक समान है, उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों में क्या अनुपात है, मतलब कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोला का और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का क्या अनुपात बोल रहा है। तो चलिए इसको करते हैं अनुपात में तीनों का। आइए सबसे पहले देखते हैं बेलन का, उसके बाद अर्धगोला का, उसके बाद शंकु का। तो सब का क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख देंगे। क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे किसका, तो बेलन का। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का लिख दीजिए, 1 मिनट रुक दीजिए, पहले बेलन लिख दीजिए, अनुपात अर्धगोला है ना, अनुपात अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोला, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो शंकु, तो शंकु लिख दिए। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच के बराबर। ठीक है, उसके बाद अर्धगोला का क्या होगा, तो क्षेत्रफल ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर। और शंकु का क्या होता है, तो क्या शंकु का होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल के बराबर होता है। ठीक है, पाई आर एल के बराबर होता है। 1 मिनट, चलिए पाई आर एल के बराबर। अब भाई एल कैसे निकालता है सभी को पता है। शंकु में जो तिर्यक ऊंचाई होता है यहाँ, इसका जो मान होता है कहाँ, ये जो है इसका तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए ये हाइट है, ये आर है। क्या करते हैं, एल निकालने के लिए देखिएगा, थोड़ा सा लिखते हैं कि एल निकालने के लिए क्या करते हैं, तो आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के अंडर रूट करते हैं। ठीक है, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर होगा है ना, और आर जो है आधार जो है वह ऊंचाई के बराबर है, तो एच जो है आर के बराबर कर सकते हैं, तो आर के बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर के। अब क्या हो गया, तो आर स्क्वायर तो 2r स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो √2 इंटू आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, √2 इंटू आर एल का मान आ गया। तो चलिए लिखते हैं, इसमें पुट करते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। कितना आया था, √2 इंटू आर। तो चलिए यहाँ देखते हैं 2 पाई आर एच रेशियो क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर, और फिर रेशियो पाई आर एल का मान क्या लाए थे, तो √2 इंटू आर। अब देखिए आर 2 पाई से पाई, 1 मिनट इसको कलर चेंज करते हैं, तो पाई से पाई कहाँ चल जाएगा, घरे, फिर आर है ना, आर और एच, 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कहाँ हुआ है, इसको हटा देते हैं। एच को क्यों हटाएं, तो एच जो है आर के बराबर है, तो हम एच को और क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर एच जो है 2 पाई आर इंटू के आर, फिर लिख सकते हैं इंटू के आर लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको काटना है, तो क्या करेंगे, पाई से पाई चल गया, फिर इसमें भी पाई है, तो तीनों पाई खत्म हो गया। उसके बाद आर स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर, क्या क्या बचा, तो 2 बचा है, और क्या बचा है, फिर 2 बचा है, और क्या बचा है, और वो बचा है √2 बचा है। ठीक है, यानी 2 और √2 बचा है। अब क्या करेंगे,
√2 से सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, या तो क्या कॉमन ले लेंगे तो √2 बचेगा, ठीक है। इसमें क्या बचेगा, √2 का बचेगा, इसमें क्या बचेगा तो 1 बचेगा। तो जो फाइनली आंसर आ गया और √2 और 1 तो कहाँ ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, देखिए डी में दिया हुआ है, √2 और रेशियो 1 है, √2 रेशियो 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। समझे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में, उम्मीद करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। 33 में 49 के पावर 15, अच्छा, -1 किस संख्या से पूर्ण तरह से विभाजित है, पूर्ण रूप से विभाजित है। तो चलिए आइए इसको समझते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए यहीं पास छिपा हुआ है, यहीं पास कर देते हैं कि 49 के पावर 15 है, 49 के पावर 15 है और 1 के पावर ही हम 15 कर देते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा किसी का, क्योंकि 1 के पावर जितना भी कर दें वह 1 के बराबर हो सकता है, 1 ही के बराबर होगा। यानी कि अब 1 के पावर 15 करेंगे तो 1 के ही बराबर है। अब देखिए अब क्या छिपा हुआ है, या दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सेंस लगाइए कि क्या होगा, a² - b² कह सकते हैं। स्क्वायर तो नहीं है लेकिन n के पावर कह सकते हैं, तो इसको क्या कह सकते हैं, तो a के पावर n और माइनस b के पावर n, इस तरह से कह सकते हैं। तो ऐसा आता है तो हम क्या करते हैं कि a + b इंटू a - b, ऐसा स्क्वायर में होता है। लेकिन जनरली हम क्या करेंगे, यहाँ 10 के पावर जो ये इतना है, इतना को -1 करेंगे, एगो +1 करेंगे। तो सबसे पहले -1 करके देखते हैं। तो 49 में से a - b होता है, ऐसा फॉर्म रहे तो इसको हम a - b लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। चलिए इसी को आप क्या कर सकते हैं कि 49 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, है ना। दिमाग लगाइए, है ना, 48 आ जाएगा। अब 48 जो है, सोचिए 48 जो है और कितना से कर सकता है, इसका विभाजित और कितना से कर सकते हैं, तो एक 6 से कर सकते हैं और दूसरा 8 से कर सकते हैं, है ना। अब देखिए एक 48 हो गया, दूसरा 8 हो जाएगा, तीसरा 6 हो जाएगा। तो 48 8 6 कहाँ कहाँ है, तो देखिए ऑप्शन ए में दिया 50, ये तो होगा नहीं, बी में है 48, ये हो जाएगा, सी में 29, ये हो नहीं होगा, डी में है 8, तो 8 और 48 यानी कि ऑप्शन 2 और 4 कहाँ है, 2 और 4, यानी ऑप्शन नंबर सी में है 2 और 4, यहाँ देखिए। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे देखिए 34 में बोल रहा है कि दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल जो है, विषम संख्याओं का गुणनफल 6 7 2 3 है, तो छोटी संख्या का वर्गमूल क्या हो जाएगा, छोटी संख्या क्या हो जाएगा, छोटी संख्या का वर्गमूल क्या हो जाएगा। सिंपल है, गुणनफल बोला है सतत लगातार, है ना। तो जानते हैं विषम संख्या का कि 2 जो है वो सबसे छोटी विषम संख्या है, जो 1 से कटेगा और अपने आप से भी कट सकता है, उसको हम विषम कर सकते हैं। या 2 से पूरे नहीं कटे, है ना, उसको भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा 2 भी एक छोटी विषम संख्या है, तो इंटू किया सतत विषम, है ना, 2 सतत विषम का गुणनफल। तो पहला x मान लीजिए, दूसरा क्या मान लेते हैं, तो x + 2 मान लीजिए, है ना। आगे सतत मतलब लगातार। अब क्या करेंगे, 67 2 3 है, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि इसको किस फॉर्म में, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं कि x² + 2x = 6 7 2 3। अब इसको करेंगे माइनस इधर लाएंगे और जोड़ने घटाने पर दूसरा पद, गुना करने पर तीसरा पद, वैसे भी हो सकता है, तो कर ही दीजिए, वैसे क्या दिक्कत है। x² + 2x माइनस कितना आ गया, तो 67 और 23 आ गया। तो इतना कितना 21 और लगभग 83 होगा। तो x² + 21, है ना, यानी 21x, ठीक है, 21x, 1 मिनट सॉरी, 21x नहीं, 81 83, यानी कि 83x माइनस 81x और माइनस हो गया 6723, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ, तो x प्लस, है ना, x + 83 और x + 83 आएगा, उसके साथ 81 भी आ जाएगा, सॉरी 1 मिनट, 83 और उसके साथ एक और क्या आएगा, तो x माइनस क्या आएगा, 81 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आ गया। तो x का मान जो फाइनली आ गया वह 81 के बराबर हो, क्योंकि ये तो हो जाएगा, देखिए दिमाग लगाइए, ये वाला तो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, लेकिन प्लस में आ रहा है, तो 81 यानी x के मान हम कितना लिख सकते हैं,
81 लिख सकते हैं। अब कितना का पूर्ण वर्ग भाई, वही ने पूछा है कि छोटी संख्या का वर्गमूल है कितना, कौन जो x का मान आया है कितना का वर्गमूल है, सॉरी वर्ग है, तो 9 का, यानी कि 81 का वर्गमूल कितना 9 है, 9 का वर्ग 81 है। छोटी संख्या का वर्गमूल खोजा है तो 81 का वर्गमूल जो होगा 9 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो गया डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है यदि पेड़ पर बैठी B1 और B2 और B3 तीन प्रकार की चिड़ियां हैं। कितने प्रकार की? तीन प्रकार के B1, B2 और B3 तीन प्रकार की चिड़ियां हैं। जो प्रकार की चिड़िया में 3, 7, 5 का अनुपात हो तथा चिड़िया B2 की संख्या, अच्छा B2 की जो संख्या है वह B1 की संख्या के, किसका? B1 की संख्या का अंतर 9 और 7 के गुणज की कोई संख्या भी हो, तब पेड़ पर बैठी चिड़ियों की जो कम से कम संख्या कितने की बराबर हो जाएगी। चलिए आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा अल्टर पूछ दिया है, तो क्या करेंगे 35 का बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि रेशियो कितना है, रेशियो लिख लीजिए। आइए कि B1 इंटू है ना B2 इंटू B3 का जो मान है वह 3:7:5 है। ठीक है, ऐसे लिखा भी है वहाँ, देखिए। चलिए अब आगे क्या करेंगे कि B2 जो है, यहाँ देखिए B2 की संख्या B1 की संख्या में अंतर संख्याओं 9 और 7 के गुणज की कोई संख्या भी हो, मतलब कि B2 और B1 का अनुपातिक अंतर कितना हो जाएगा कि B2 और B1 के, है ना, B2 और B1 के जो अनुपातिक अंतर हो जाएगा कि 7-3 के बराबर है। क्योंकि देखिए B2 और B1, B2 के मान 7 और 3, यानी कितना के मान बराबर हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे सो देखिए, आगे करना है कि यानी B2 जो आ गया, B1 का अंतर 9, 7 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो सकता है ना। इसलिए अंतर क्या हो जाएगा, अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे कि 9 जो है और 7 जो है और जो आया 4, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, यानी कि अंतर लिख सकते हैं। तो क्या तो 9, 7 और कितना आया 4 आया, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कुल संख्या, क्या बैठे चिड़ियों की कम से कम संख्या, कुल संख्या ऑफ चिड़िया, है ना, कुल संख्या अब चिड़िया की कुल संख्या कितना आ जाएगा, तो टोटल कितना अंतर है तो 252 है। 252 है तो B1 B2 से B1 में, है ना, यहाँ देखिए B2 से B1, तो B2 है 7, B1 है 3, तो 7-3 लिख सकते हैं। अब क्या हो गया 7-3, तब क्या हो गया तो 252/4, इसको क्या करेंगे काटेंगे, और जो संख्या है 3, 7, 5 टोटल है, तो इसको क्या करेंगे इनटू में ऐड कर देंगे, 3 + 7 + 5 हो गया। ठीक है, कितना आ गया तो 252/4, 252/4 और 3 को, एक मिनट, क्या करेंगे 3, 7 और 5 जोड़िए, 7 + 5 = 12, 12 × 3 = 15, और इसको काट सकते हैं, यानी कितना आ जाएगा तो यह लगभग आ जाएगा 4, 4, 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, 63, और 63 × 15 करेंगे कितना, देखिए यहाँ तक तो समझ गए। यहाँ देखिए 63 × 15 करेंगे, 63 × 15 करेंगे तो यह जो मान आएगा लगभग 900 है ना, 965 नहीं 45 होगा, है ना, 945 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ है 945, तो ऑप्शन नंबर डी में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। ठीक है, समझे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है कि यदि 10 के पावर QA + A एक पूर्ण वर्ग हो, अच्छा पूर्ण वर्ग हो, तो एक में कम से कम अंकों की संख्या कितने, कम से कम अंकों की संख्या हम लोग से पूछता है, कम से कम कितना अंकों का संख्या हो सकता है। तो क्या लिखा हो 10 के पावर 3 + A + A, तो क्या करेंगे एक कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे एक कॉमन ले लेंगे, एक मिनट, लिखा हुआ है 10 के पावर 3 × A + A, तो क्या करेंगे एक कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा तो 10 के पावर 3 और -A बचेगा। इसको और हम क्या लिख सकते हैं तो A × लिख सकते हैं, क्या 10 के पावर 3 को लिख सकते हैं, एक पर क्या 0 तो 3 0, और माइनस सॉरी प्लस है ना, एक प्लस है, प्लस कीजिए, +1 कर सकते हैं। अब कितना हो गया तो 1 पर 2 0 और 1 और A हो गया, मतलब कि जो कम से कम एक ए में कम से कम
अंकों की संख्या कितना हो गया, तो देखिए गिन लीजिए, आपके सामने है क्या क्या है। तो पहला है 1, दूसरा है 0, तीसरा है 0, चौथा है 1, यानी 1 2 3 4, जो अंकों की संख्या कितना हो गया 4 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 हो गया 37 में। बोल रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, दोनों का योग जो वर्तमान आयु के योग है 68 वर्ष है। अच्छा, 8 वर्ष पहले उनकी आयु का जो अनुपात था 12:1 था। अच्छा था, 4 वर्ष बाद अब उनकी आयु का अनुपात, बाप रे बाप, है ना, वर्तमान इतना है, वर्तमान तो पता नहीं है कितना का रेशियो में था, लेकिन 8 वर्ष पहले जो था उसका रेशियो दिया हुआ 12:1। अब इसी से निकल जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, आइए देख लेते हैं, 37 नंबर था ना। हाँ, क्या करना है कि 8 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु के अनुपात क्या निकालना है कि 8 वर्ष पहले कितना, 8 वर्ष पहले यानी कि -8 लिख सकते हैं, है ना, -8 माने 8 वर्ष पहले हो गया। पिता यानी फादर्स और सन का जो रेशियो था 12 रेशियो, तो 12x लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 है तो 1x, तो x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, 8 वर्ष पहले है, ये 8 वर्ष पहले है। अब वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे कि 8 जोड़ेंगे तब ना भाई, पीछे था 8 वर्ष, 8 वर्ष आगे लाने के लिए वर्तमान में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 12x 12 में प्लस क्या करेंगे, और पीछे करते हैं, है ना, स्पेस भी रहना चाहिए। अब क्या करेंगे कि वर्तमान करने के लिए ऐड करेंगे कितना में, 12x 8 वर्ष पहले था, और 8 वर्ष बाद के लिए यानी कि वर्तमान लाने के लिए ऐड कर देंगे इतना। और जो योग है वो 68 के बराबर है, प्लस x प्लस फिर से 8 कितना के बराबर है, तो 68 के बराबर है। तो यहाँ क्या करेंगे, 68 लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 12x और x कितना हो गया, तो 13x, कितना हो गया 13x, और प्लस प्लस कितना हो गया 8 8 16 हो गया, इक्वल टू, अच्छा 68 था ना जी, सॉरी, इसको 68 है बनाइए, 68 है ना। अब क्या करेंगे, 68 हो गया, 68 68 68, एक मिनट, चलिए क्या करेंगे, इसको 68 बनाएंगे। अब क्या करेंगे कि 68 लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि 13x है इज इक्वल टू, अब 68 में से 16 घटाएंगे, 68 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 52 आ जाएगा। ठीक है, अब काट दीजिए, ये 13 चौके 52, 4, यानी x का जो मान आया वह 4 के बराबर हो गया। कितना आया x का मान, 4 के बराबर। ठीक है भाई, देखिए यहाँ x का मान कितना आया, तो 4 के बराबर आ गया x का मान। अब निकालना है क्या हमको, तो 4 वर्ष बाद जो है उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 4 वर्ष बाद। तो सबसे पहले देखिए कि 8 वर्ष बाद निकला, मतलब वर्तमान में घुस गए, और 4 वर्ष बाद वर्तमान से प्लस कर देंगे 4 वर्ष। तो देखिए एक समान भी पुट करना पड़ेगा यहाँ, देखिए यही पढ़ा से समझिए, यही पढ़ा से समझिए ऊपर। चलिए समझाते हैं, आसान है, यही पढ़ा समझिए कि यहाँ वर्तमान में घुसते हैं। अब 4 वर्ष बाद, अब इसी में ऐड करना है, लेकिन x के मान भी लेना है, x के मान भी लेना है। तो 1 मिनट करते हैं, इतना तो समझ गए हैं, इतना समझे हैं ना। चलिए इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए उतना समझ गए होंगे, जब आगे चलते हैं। अब 4 वर्ष बाद, है ना, 4 वर्ष बाद मतलब प्लस 4, है ना, 4 वर्ष बाद करते हैं। तो क्या करेंगे कि 12x प्लस 8, 12x प्लस 8 जो था वो वर्तमान में, और बाद के लिए 4 वर्ष फिर से ऐड करेंगे इसमें। ये पिता का हो गया, पुत्र के लिए क्या, तो फिर से x प्लस 8 करेंगे और फिर प्लस 4 करेंगे, इसका रेशियो खोजा है। ठीक है, अब x मान कितना आया था, 4 आया था, तो 12 चौका 48, 48 8 कितना होगा, 52 और 4 कितना हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा। कितना होगा, तो 56 होगा, नहीं, 12 चौका 48, 1 मिनट रुक जाए, लिख लीजिए, 12 चौका 48 प्लस 8 और प्लस 4, ये आएगा, है ना। और रेशियो कितना, तो एक समान 4 था, तो 4 8 12 4 12 4 16 आ गया, है ना, 16। और इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, है ना, 60 हो जाएगा। ये 60 रेशियो 16 हो गया, 60 रेशियो 16। इसको काटना है तो काट सकते हैं, तो कितना के बराबर होगा, तो 4 चौक 16, 15 चौक 60, यानी 15 रेशियो 4 के बराबर आ गया। कितना वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद जो होगा रेशियो वह 15 रेशियो 4 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी में हो गया सही आंसर। ठीक है, कितना आसान था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है कि कोई प्रकृत संख्या m के लिए गुणनफल m इंटू एम प्लस 2 इंटू एम प्लस 4 हमेशा विभाजित होगा, किसका से विभाजित होगा। 38 नंबर में समझिए, बहुत आसान है।
क्या करेंगे कि सबसे पहले एम एक क्या है, परकीय संख्या, तो एम का हम मान ले लेंगे। एम का मान पहले 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, लगातार जितना लेना है ले लीजिए, और जो कॉमन पॉइंट होगा वही इतना जो है संख्या से, इतना संख्या वही उसी से विभाजित होगा। तो एम के मान सबसे पहले क्या करते हैं, एम के मान 1 लेते हैं, एम के मान 1 लेते हैं। उसके बाद क्या करना है कि फाइंड करना है। कैसे, सो देखिए 1 ले लिए, तो अब एम के मान वहाँ इसमें रख लिए, इसमें पुट कर ले जाइए 1, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको, सबको एम का मान रखिए। तो 1 × 1 1, 1 + 2 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 × 4 अब 1 5, 3 × 5, 3 × 5 हो गया। अब कितना लेंगे, एम के मान 2 लेंगे, एम के मान 2 लेंगे। अब क्या होगा से देखिए, एम के मान 2 लेने पर तो 2 लेंगे, 2 दूनी 4 और 4 4 4 4 2, अच्छा 1 मिनट, एम के मान 2 लिए थे ना, तो 2 4 4 दूनी 8 हो गया। अब इनटू ये क्या हो गया, तो 2 लिए, 2 4 6, 6 को और इसको क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, तो 8 × 2 × 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर से एम के मान कितना लेंगे, 3 लेंगे, एम के मान 3 लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से इसको फाइंड करेंगे। तो एम के मान 3 लिए, 3 3 2 5 5 5 5 तरीके 15 आ गया, 15 इंटू है ना, 3 2 5 तरीके 15। ठीक है, और इंटू कितना था, 3 4 7, तो 7 आ गया। अब 15 को और क्या लिख सकते हैं, तो 3 × 5 × 7। अब देखिए तो कहाँ कहाँ कॉमन मिल रहा है, याद रखिए कॉमन इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, मतलब 3 जो संख्या है वो इसको विभाजित कर देगा। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 3 होगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी 3। समझे, चलिए हो गया। आगे चलते हैं, 39 में बोल रहा है कि इतना 9/7 इतना इज इक्वल टू इतना है, तो x का मान फाइंड करने के लिए किसका मान बोला है कि x के मान कितना होगा। सिंपल है, आइए समझते हैं। आप 10th में 12th में सब में भर भर के पढ़े हैं कि गुना में जो होता है पावर ऐड होता है, भागा में पावर घटता है। तो इतना लिखा हुआ है, इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। सो देखिए ये 9/7 है, ये 49 इतना है, ये इतना है, यानी 9/7 को हम ऊपर 49 नीचे 9, 7/9 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 7/9 9/7 को बनाने के लिए उल्टा 7/9 लिखेंगे कब, जब पावर प्लस है उसको माइनस कर देंगे, क्या होगा 3 है तो -3 लिख सकते हैं। उसके बाद इंटू है, कितना का स्क्वायर है, तो 7 के स्क्वायर और नीचे 9 के, यानी कि 7/9 के स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर इंटू कितना है, तो 2x - 6 है, 2x - 6। अब इक्वल टू 7/9 के पावर 9 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करें, करते हैं आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे। 7/9 है, क्या करेंगे, पावर अब सेम आ गया, आधार सेम आ गई, 7/9 7/9 7/9। अब आधार सेम है तो पावर सेम करेंगे, पावर सेम है तो -3 करेंगे, तो -3 गुना है ना, गुना है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, तो प्लस करेंगे। 2 × 2x तो 2 दूनी 4x, और 2 - 6 तो 6 दूनी 6 दूनी 12 -12 इज इक्वल टू कितना है, 9 हो जाएगा। ठीक है, -3 एक मिनट, -3 + 4x - 12 इज इक्वल टू 9। अब देखिए ये कितना है, 4x, तो 4x लिख देंगे। अब 12 - 3 यानी -15 इज इक्वल टू 9 के बराबर, यानी 4x जो होगा उधर जगह क्या होगा, -15 जो है उधर जगह प्लस में, तो 15 9 कितना होगा 24, यानी x के जो मान x का जो मान आ गया 6 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया, तो 6 के बराबर हो गया। ठीक है, सबसे नीचे लिखा हुआ ध्यान दीजिए, x का मान कितना आया, तो 6 के बराबर। तो भैया जो आंसर आया 6 वही हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा 6, तो 6 सही हो गया आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 40 नंबर बोल रहा है कि एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10, साधारण ब्याज की दर से, कौन सा, एक मूलधन जो है साधारण ब्याज की दर से कितना वर्ष में, 10 वर्ष में अपने का क्या होता है, दुगना हो जाता है। अच्छा कोई बात नहीं है, तो ब्याज की दर कितना % होगा, सिंपल है 10% होगा, 10 10 100 10 होगा आंसर। तो कैसे होगा, सो देखिए है ना, बोल तो दिए लेकिन होगा कैसे। तो बोल रहा है एक मूलधन यानी पी जो है, पी है। ठीक है, उसके बाद साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में कितना, साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में अपने अपने का दुगना कौन हो जाता है भाई, तो मिश्रधन ना हुआ, यानी ए के मान 2p के बराबर दुगना हो जाता है। ठीक है, आप क्या करेंगे कि दर निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, दर बराबर क्या होता है, यानी रेट, उसको दर बराबर क्या होता है, ब्याज,
ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन गुने समय हो जाएगा। तो ब्याज कितना है, साधारण ब्याज की दर से मूलधन, यानी ब्याज जो है वह पी है, ठीक है, दर पूछा है ना, दे ब्याज, एक मिनट, एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से, अच्छा 10 वर्षों में अपने का दोगुना हो जाता, कोई मूलधन यानी पी, तो इतना हो गया, यानी ब्याज भी होगा वो कितना के बराबर होगा, यानी माइनस करेंगे, एक मिनट, सॉरी दोस्त, मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा बैक आइए, ब्याज निकालने तो है ही नहीं, है ना, साधारण ब्याज यानी ब्याज लिख दीजिए, चलिए ब्याज लिख दीजिए। अब ब्याज जो होगा वह क्या करेंगे, मिश्रधन माइनस ए माइनस पी, कितना होगा, ए माइनस पी, तो ए का मान 2p और पी का मान पी, तो 2p में से पी घटाएंगे तो कितना आएगा, पी आ गया, यानी ब्याज पी हो गया। आप दर निकालेंगे, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो ब्याज दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, ब्याज गुने, याद रखिए ब्याज गुने 100 बटा मूलधन प्लस समय, टाइम, ठीक है। चलिए इसको कर दीजिए फाइंड, सिंपल है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यानी कि ब्याज कितना आया, तो पी है ना, देखिए ऊपर लिख देते हैं, है ना, एक मिनट, यानी कि ब्याज कितना, तो पी है, पी आया, और क्या, तो 100 है तो 100, अब बाई नीचे मूलधन कितना, मूलधन यहाँ आया पी आया, पी तो पी लिखेंगे, और दर के समय कितना था, तो 10 वर्ष, तो 10 लिख देंगे, पी से पी घर चल गया, और 10 दहाँ 100, यानी 10% क्या आ गया, यानी कुछ ब्याज की दर आ गया पर आर के मान, तो 10%, ऑप्शन नंबर ए में है 10%, तो सही आंसर हो गया ए, ठीक है। आगे है तो आपका अगला सब्जेक्ट है हिंदी, तो चलते हैं हिंदी का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बान का पर्यायवाची नहीं है, बान का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है सिलीमुख, बी में दिया है सारंग, सी में दिया है आशुक और डी में दिया है विसिख। तो क्या बोल रहा है कि बान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, और कौन है, तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात सारंग है जो बान का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो तीनों दिया हुआ है सिलीमुख, आशुक और विसिख, ये क्या है, बान का पर्यायवाची है, समझे। तो इसमें दिया गया सारंग, क्या है, सारंग, तो सारंग आखिर है किसका, तो सारंग है हिरण का, हिरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सारंग होता है। तो चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन में। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा शुद्ध शब्द है, मतलब ये 4 गो ऑप्शन दिया गया है, चारों में से कौन शुद्ध शब्द है, तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात चा क्या बोल रहा है, तालाब्य, और ये क्या है, महाप्राण है, चा है जो तालाब्य से उत्पन्न होता है, और यह महाप्राण है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहा जाता है, तो 43 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात क्या, दंत बोला जाता है, दांत और जीभ से बोल रहा ना, तो इसको सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात दंत हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे आपका 44वां क्वेश्चन है कि मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, मनुष्य क्या बोल रहा है कि मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है, तो जी यहाँ क्या बोल रहा है, जीवन भर, तो जीवन भर में कौन सा विशेषण है, तो 44 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात कौन, तो परिमाणवाचक, क्या बोल रहा है, परिमाणवाचक हो जाएगा, विशेषता विशेषण हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है 45 में कि वह बहुत अच्छा लड़का, वह क्या बोल रहा है कि बहुत अच्छा लड़का, लड़का अच्छा तो है लेकिन क्या है, बहुत है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है, यहाँ बोल रहा है, इसमें डैश किया होगा, इसमें वह कौन सा सर्वनाम है, तो 45 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात निश्चयवाचक, क्या है, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे आपका 46वां क्वेश्चन है कि अयोग्यवाह कहा जाता है, अयोग्यवाह किन्हें कहा जाता है, अल्प प्राण को, या संयुक्त व्यंजन को, या महाप्राण को, या विसर्ग को, तो इसका 46 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात विसर्ग को क्या कहा जाता है, तो अयोग्यवाह कहा जाता है, विसर्ग को कहा जाता है। विसर्ग का चिन्ह कैसे होता है, जैसे का लिख दिए उसको विसर्ग लगाता है, का डबल डाउट होती है, इसी को क्या बोला था, विसर्ग बोला था, तो इसको और दूसरा नाम क्या है, तो अयोग्यवाह बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे आपका 47वां क्वेश्चन है कि निम्न में क्या बोल रहा है कि निम्न में भाव वाक्य का उदाहरण है, मतलब भाववाचक वाच्य का उदाहरण कौन सा है, ऑप्शन ए में दिया है कि उसने बैठा, उससे बैठा नहीं जाता, बी में दिया है कि राम से खाया नहीं जाता, 3 में दिया है कि राम पत्र लिखता है, और चौथा है कि सीता पुस्तक पढ़ती है। तो चलते हैं, इसका देख लेते हैं सही आंसर।
तो 47 का सही और सटीक आंसर होगा क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात डी में कौन है तो 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2। तो ऊपर देख लेते हैं कि 1 और 2 में कौन दिया हुआ है। तो 1 में दिया है कि उससे बैठा नहीं जाता, और 2 में दिया है कि राम से खाया नहीं जाता। ये क्या हो गया, भाववाच्य का उदाहरण हो गया। तो इसका सही और सटीक आंसर हो गया ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। तो आपका अगला 48वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है, मतलब एक वचन में भी और बहुवचन में भी प्रयोग होता है। तो 48 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नहीं, अर्थात क्या, मुनि। मुनि है जो एक वचन में भी प्रयोग होता है और बहुवचन में भी प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि मिट्टी का माधो, क्या बोला कि मिट्टी का माधो होना, होने का अर्थ है, मतलब कि मुहावरा दिया गया है। बोल रहा है कि मिट्टी का माधो होने का अर्थ क्या है। ए में दिया है कि समझदार होना, बी में दिया है बहुत ही मूर्ख होना, सी में दिया है कृष्णा की मूर्ति, और डी में दिया है मिट्टी की मूर्ति। तो 49 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात क्या, बहुत ही मूर्ख होना। मिट्टी का माधो मतलब बहुत ही मूर्ख होना। आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में किस में उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है। क्या शुद्ध नहीं बोल रहा, क्या है, अशुद्ध है। उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है। ए में दिया है नीम प्लस के अजित या निमाजित हो गया, बी में दिया है उत प्लस ग्रीब उदग्रीब हो गया, और सी में है अध प्लस सेरा मतलब अध सेरा, और डी में है नी प्लस खरा निखरा। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात क्या हो रहा है, नीम प्लस के अजित, अर्थात क्या हो गया, निमाजित। में क्या बोल रहा है कि उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध दिया गया है। इसमें क्या है, उपसर्ग अशुद्ध दिया गया है। बाकी ये तीनों है, तीनों में उपसर्ग का जो सही दिया गया है और सटीक दिया गया है। आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में तत्पुरुष समास है। चारों में है, जो चारों में कौन है, ऑप्शन ए में है दौड़ धूप, बी में है त्रिभुवन, सी में है पीताम्बर, और डी में है मधुमक्खी। तो इसमें तत्पुरुष समास की चारों में से कौन में हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात क्या, तो मधुमक्खी। मधुमक्खी में हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा, बाकी इन तीनों में नहीं होगा। इसी प्रकार से चलते हैं आगे। आगे आपका 52वां क्वेश्चन बोल रहा है कि सिर पर सवार रहना, सिर पर क्या है, मुहावरा है। सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या है। ए में है पीछे पड़ना, बी में है मारने मारने पर उतार हो जाना, और सी में है भाग जाना, और डी में है बाधक होना। समझे। तो 52 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात क्या, पीछे पड़ना। सिर पर सवार हो जाना मतलब क्या है, तो पीछे पड़ना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि चांदनी चौक, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा, चांदनी चौक है, कोई भी चौक हो सकता है, कारगिल चौक हो सकता है, फलना चौक हो सकता है। तो इसमें दिया है चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। ए में है द्रव्यवाचक, बी में है भाववाचक, सी में है व्यक्तिवाचक, और डी में है क्या, जातिवाचक। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात क्या है, तो व्यक्तिवाचक। किसी खास व्यक्ति वस्तु का मतलब कि यहाँ बता रहा है चांदनी चौक, ये मतलब खास चौक है, इसलिए यह क्या बताया, व्यक्तिवाचक क्या संज्ञा के रूप में इसे रखा गया है। आगे चलते हैं। आगे आपका 54वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। विलोम की दृष्टि से देखिए इसमें यहाँ देख लीजिएगा जरूर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। यहाँ बोल रहा क्या, नहीं है, इस पर विशेष फोकस कीजिएगा। बोल रहा कि विलोम दृष्टि से सही नहीं है, कौन है जो चारों में सही नहीं है। तो 54 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात कौन को, तो सुबुद्धि असुबुद्धि, सुबुद्धि असुबुद्धि ये सही नहीं है। बाकी जो तीनों दिया गया, कीर्ति अपकीर्ति, उत्कर्ष अपकर्ष, आरोह अवरोह, ये तीनों क्या है, सही है, बाकी ये गलती है, ऑप्शन ए, अर्थात इसलिए इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। आगे आपका 5वां का क्वेश्चन है कि आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है। आयुष्मान का स्त्रीलिंग, आयुष्मान क्या है, तो पुल्लिंग दिया गया, आयुष्मान पुल्लिंग है। इसका स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में है आयुष्मती, बी में है आयुष्मयी, और ऑप्शन सी में है आयुषी, और ऑप्शन डी में है आयुष्मयी। तो 55 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात क्या, तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा आयुष्मती हो जाएगा। इस तरह से चलते हैं अब आगे। से है इंग्लिश का क्वेश्चन पूछता है, सभी को पता है कितना, तो 15 नंबर का पूछता है। तो चलिए आइए इंग्लिश में देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट आंसर, है ना। करेक्ट आंसर से क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखे, रामा एंड डैश वेयर प्रेजेंट, प्रोनाउन से भरना है ना, प्रोनाउन से। एक मिनट, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन इन द, प्रोनाउन से भरना है ना। तो रामा एंड डैश वेयर प्रेजेंट। अब देखिए रामा एंड डैश यानी कि ये कौन सा है, ही सी इट नेम, यानी कि तीसरा नंबर पर है, यानी कि तीसरा नंबर पर है।
यानी कि 231 में होता है ना, 231 का फॉर्मूला जो होता है बैठाइए और उसको जो आंसर होगा बैठाइए, यानी कि तीसरा फॉर्म हो गया और ये पहला बैठेगा है ना, पहला वाला बैठेगा, यानी कि दूसरा तो है नहीं, ही सी इट नेम है ना, यानी तीसरा नाम, दूसरा नाम में कौन यू आता है, ठीक है, तीसरा और पहला, तो तीसरा तो हो गया, पहला में क्या होगा आई या मी, तो यहाँ क्या बन जाएगा, तो रामा एंड मी वेयर प्रेजेंट, मी तो नहीं, आई वेयर प्रेजेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे चलते हैं 57 में, फिल द ब्लैंक विद द फ्लोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। अच्छा लिखा हुआ है फिल द ब्लैंक्स, ये भी है कि ही सोल्व ऑल क्वेश्चंस विथ किस कोशी के अनुसार, मतलब कि वह क्वेश्चन सोल्व करता कैसे, तो कैन तो है नहीं, आगे देखते हैं बीथ बीथ, इसमें बीथ हो सकता है, सोल्व ऑल द क्वेश्चंस बीथ है ना, यानी कि बीथ प्रीपोजिशन किसके साथ आया है, क्वेश्चन कंजक्शन, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इसको एक तरह से हम कह सकते हैं नाउन का प्रयोग हुआ है ना, नाउन का प्रयोग हुआ है ना, बीथ के पहले क्या हुआ, बीथ जो है नाउन के साथ प्रयोग हुआ है, और उसके लिए क्या करेंगे कि इसलिए क्या होगा, आसानी सुगमता, आसानी से तो इजीली हो सकता है, इजियर हो सकता है, इसी हो सकता है, केस इससे हो सकता है, मतलब कि ई भी हो सकता है, इस भी हो सकता है, इजिली भी हो सकता है, तो क्या बीथ के साथ, क्या बीथ जो है नाउन के साथ क्या होगा, प्रयोग हुआ है, इसलिए जो सही आंसर होगा वह इससे होगा, क्या होगा, इससे होगा, यानी 57 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आसानी से, सुगमता से, सरलता से द्वारा रिक्त भरा जा सकता है, यानी कि ही सोल्व ऑल द क्वेश्चन विथ इससे, है ना, ये इससे। चलिए आगे चलते हैं, इन्हें कि इजिली भर के आ जाएगा ना, इसके साथ नाउन हुआ है प्रयोग इसलिए। चलिए आगे चलते हैं 58 नंबर में, बीच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैज ए मॉडल वर्ब, कौन सा सेंटेंस में मॉडल वर्ब का यूज हुआ है। चलिए ऑप्शन ए में है सी कम्स हेयर टू स्टडी, बी में है हर सिस्टर नो टू मी, सी में है सीइंग इज बिलीविंग, और डी में है यू मस्ट, एक मिनट, यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। बताइए 58 के क्या सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए जिस वाक्य में, पहले ध्यान दीजिए, एक मिनट कहाँ से आ गया, चलिए देखिए समझिए बात को पहले, कि जिस वाक्य में कैन कुड मे माइट मस्ट लगा हुआ रहे उसको हम क्या कहते हैं, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब कह रहा है, क्या बोले कि जिस वाक्य में कैन कुड मे माइट नीड, देखिए लिख नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं, समझिए बात को ध्यान दीजिए, कि जिसमें कैन कुड मे माइट नीड मस्ट ये सब लगा रहे उसको हम मॉडल वर्ब कहते हैं, ठीक है, बदलता है। अतः यू मस्ट इम्प्रूव, यानी कि यहाँ क्या लिखा, यू मस्ट, मे माइट बोले ना, मे माइट लगा हुआ, यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग, यह जो होगा यही होगा मॉडल वर्ब हो जाएगा। यह इसमें तो मे माइट मस्ट नहीं लिखा हुआ है ना, कैन कुड मे माइट मस्ट इसमें लगा हुआ है नहीं, यानी ये सब मॉडल वर्ब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में जो है मॉडल वर्ब का यूज हुआ है, ऑप्शन डी सही होगा। 58 हो गया। 59 देखिए क्या बोल रहा है कि कौन चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, किसमें, पैसिव वॉइस में चेंज करना। लिखा हुआ है कि ही केप्ट मी वेटिंग में रखा है ना, वेटिंग में रखना है उसको, यानी इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो V2 है, यानी कि इसको बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस, है ना, क्या कह सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद वाज बेरी होगा, है ना, वाज बेरी हो जाएगा, वाज बेयर, उसके बाद प्लस क्या आएगा V3 बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई प्लस सब्जेक्ट आ जाए, बाई प्लस ऑब्जेक्ट का ही है ना, बनाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट को माने कि इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या आ जाएगा आई, है ना, ही केप्ट मी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट बनेगा तो आई आ जाएगा, ठीक है, तो आई हो जाएगा आई, उसके बाद वाज वेयर तो आई वाज, ठीक है, V3 केप्ट के केप्टे हो जाएगा, आई वाज केप्ट, वेटिंग है तो वेटिंग लिखिए, आई वाज केप्ट वेटिंग बाय हिम आ जाएगा, बाय ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी बाय हिम हो जाएगा। कहाँ लिखा हुआ कि आई वाज केप्ट वेटिंग बाय हिम, आई वाज केप्ट वेटिंग बाय, यानी ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ आई वाज केप्ट वेटिंग बाय हिम, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं 60 में, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस को क्या करना है, अब एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। चलिए आइए सबसे पहले जानते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो इतना तो सभी को पता हुआ है ना, तथा टेंस का रूप भी बदल जाता है। इसका रूप
सॉरी इसका एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज होगा, तो सब क्या लिखा हुआ कि द बर्ड वाज किल्ड बाय लगा हुआ, यानी कि ये क्या है पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे सबसे पहले। तो क्या होगा, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्यूरल बाय है क्या, एक क्यूरल बाय लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या होगा सब्जेक्टिव। तो ये क्यूरल बाय तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये तो होगा नहीं। तो सबसे पहले डी खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या आएगा उसके बाद समझिए, V3 है तो वो तो वही रह जाएगा, यानी किल्ड हो जाएगा, वाज तो होगा नहीं, किल्ड है तो किल्ड हो जाएगा, यानी कि एक क्यूरल बाय किल्ड कहाँ है, तो एक क्यूरल बाय किल्ड यहाँ है और है, इसमें नहीं है, यो खत्म हो गया, बाय किल्ड यो खत्म हो गया, यानी कि आ गया कि एक क्यूरल बाय किल्ड द क्या हो गया बर्ड, किल्ड द बर्ड, वाज वेयर यो हो गया है, इसलिए V2 आएगा तो किल्ड हो जाएगा, है ना। तो एक क्यूरल बाय किल्ड द बर्ड, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, 61 में बोल रहा है बीच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड इंजीनियस, क्या वर्ड इंजीनियस जो वर्ड है, इंजीनियस वर्ड वो किस स्पीच से आया, यानी कि एडवर्ब है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या नाउन है, ठीक है। इसका अर्थ सबसे पहले क्या होता है, इंजीनियस का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है निष्कपट मतलब चतुराई कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो चतुराई कह सकते हैं, निष्कपट मतलब चतुराई कह सकते हैं, इसका अर्थ चतुराई, ठीक है। इसका और हम तो यानी कि क्या है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव या नाउन है, तो उसको एक्चुअली हम मानेंगे यह एक एडजेक्टिव है, चतुराई है ना, बुराई, अच्छाई, ठीक है, इस तरह से सरलता क्या हो गया एडजेक्टिव होता है। आगे चलते हैं 62 में, क्या है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू निगेटिव वन, है ना, पॉजिटिव को क्या करना है, इसको सिर्फ निगेटिव में चेंज करना है, क्या है दिस बॉय प्लेज फुटबॉल, है ना, यह लड़का क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है, इसी को हम लोग को क्या करना निगेटिव में बनाना है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो इसको क्या करें डू डज यूज होता है, तो क्या होगा दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल, कहाँ लिखा हुआ है दिस बॉय डज नॉट, है ना, इसमें आ जाए डज नॉट प्ले फुटबॉल, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 में बोल रहा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन मार्क्स में चेंज करना, इस तरह से, है ना। क्या लिखा हुआ है कि मधुसूदन, अच्छा मधुसूदन नोन हाउ टू चीट, इसको क्या करना है क्वेश्चन मार्क्स मतलब इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, नोज हाउ टू चीट मतलब यह जो है वह प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए क्या यूज होता है, डू या डज का यूज होगा, तो सबसे पहले डू या डज का यूज कीजिए, तो क्या होगा मधुसूदन किसी का नाम है तो इसके साथ डज आएगा, तो डज मधुसूदन, है ना, डज पहले आएगा, डज मधुसूदन, अब नो हाउ टू चीट हो गया खत्म क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, यानी डज मधुसूदन, सिर्फ डज पहले लगा, डज मधुसूदन नोज नहीं बल्कि नो सिर्फ होगा, नो हाउ टू चीट, खत्म हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 63 के बाद 64 में, बीच अ सफिक्स शुड बी यूज टू प्लुरलाइज द फ्लोइंग कौन, इसमें से कौन जो है सफिक्स मैंने जानते हैं, सफिक्स मैंने प्रीफिक्स मैंने पता है उपसर्ग आगे, प्री मतलब पहले, अच्छा प्रीफिक्स मतलब होता है उपसर्ग, और सफिक्स माने प्रत्यय मतलब पीछे यूज होने वाला कौन सा है 64 में, तो यानी कि प्लुरलाइज में कौन सा सफिक्स यूज होगा, तो एस या एस, है ना, एस होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। आगे चलते हैं 65 में, बीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन पंक्चुएटेड करेक्टली, कौन सा पंक्चुएट है यानी कि नरेशन से वह करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया हुआ रेनू सेड गिव मी ए पेन ए पेंसिल एंड ए बुक, ऐसा क्या, ठीक है, ये 65 क्या हो गया, ए पेंसिल ए बुक, आगे है कि रेनू सेड गिव मी ए पेन ए पेंसिल एंड ए बुक, गिव मी ए पेन, रेनू सेड, अच्छा गिव मी ए पेन, अच्छा ए पेंसिल एंड ए बुक, ए पेंसिल एंड ए बुक दोनों सेम लग रहा है, रेनू सेड, अच्छा रेनू सेड गिव मी ए पेन, अच्छा कोमा दिया हुआ, हाँ सिंपल समझिए, यहाँ कोमा दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ नहीं है, पेंसिल एंड ए बुक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, ये भी दोनों सेम ही लिखा हुआ, लेकिन समझिए कि ऊपर में जो है कोमा दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65 66 देखिए, फिल द ब्लैंक इन द फ्लोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, कौन सा होगा सही होगा,
मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स में। ऑप्शन है, क्वेश्चन है कि आई डिड नॉट इन्फॉर्म डैश एट ऑल मतलब कह रहा है डबल नेगेटिव को अवॉइड किया जाता है। जैसे कि डबल नेगेटिव है, जैसे कि नोट है, इसमें भी नॉन, एनी, नोबडी और एनीबडी सब नेगेटिव पॉइंट है। अब क्या करेंगे, किसी एक को अवॉइड करेंगे, एक को अवॉइड मतलब कि खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। अतः आई डिड जो है इन्फॉर्म एनीबडी, जैसे कि एट ऑल कह सकते हैं, एनीबडी या तो नोबडी एट ऑल, यानी एनीबडी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसी एक को तो एनीबडी हो जाएगा। किसी जैसे अब नोबडी तो लिख सकते नहीं है क्योंकि एक नेगेटिव आ गया डिड नोट। अब दूसरा जो नेगेटिव आएगा उसको हम अवॉइड करेंगे, माने उसको इग्नोर करेंगे। तो यहाँ नन, एनी, नोबडी नन लिखे, बाकी एनीबडी लिख सकते हैं। इसमें नहीं लग रहा है कि मैंने क्या है नेगेटिव है, इसलिए एनीबडी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 67 में, द एंटोनिम्स ऑफ जस्टिस। जस्टिस का क्या एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब उल्टा है ना, विलोम क्या होगा, जस्टिस का विलोम क्या हो जाएगा। जस्टिस का अर्थ पहले समझिए, इसका मतलब हो जस्टिस है ना, जस्टिस मतलब क्या होता है, न्याय, जो न्याय करते हैं, न्यायमूर्ति, न्याय कह सकते हैं उसके, है ना। अब उसका साथ क्या कह सकते हैं हम एंटोनिम्स को, जस्टिस का क्या कह सकते हैं बताइए, इनजस्टिस, हाँ जस्टिस का इनजस्टिस हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया, जस्टिस का इनजस्टिस होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं 68 में, द सिनोनिम्स मतलब समान है ना, समान मतलब समानार्थक शब्द है ना, पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं। एड्रोइट, एड्रोइट सबसे पहले एड्रोइट का मतलब समझना है। इसका मतलब होता है एड्रोइट का कह सकते हैं तो चतुर है ना, चालाकी, चालाक आदमी, चतुर आदमी, दक्ष आदमी है ना, विशेषता आदमी, इस तरह से कह सकते हैं, या चतुर कह सकते हैं। अब इसका क्या करना, समानार्थक शब्द कह सकते हैं। तो चतुर आदमी क्लीवर भी हो सकता है, ठीक है, क्लीवर भी हो सकता है, पोटेंट, लेकिन करेक्ट मतलब कि उसका जो मेन जो है बहुत सा हो सकता है, समानार्थक शब्द तो बहुत सा हो सकता है, तो एक्चुअली जो होगा स्किल्ड यहाँ पड़ा हो जाएगा, किसका, एड्रॉइड के लिए स्किल्ड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो गया। फुलिस का क्लीवर कह सकते हैं, चलाक, मूर्ख का चलाक, इसका फूल का हो सकता है, फुलिस का कह सकता है, फुलिस इसका होता है क्लीवर, लेकिन एड्रॉइड को आएगा तो स्किल्ड मार्क के आइएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए, और देखिए बहुत तरह के होता है भागना, जैसे इसमें भी इस न कि ऐसे न कि समान समान शब्द देता है, क्लीवर भी मार सकते हैं। इसमें एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन देखा जाता है, लेकिन इसलिए यहाँ जो है ना एड्रॉइड एडजेक्टिव है, इसलिए एडजेक्टिव को ही चूज करेंगे, यानी स्किल्ड को ही चूज करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब यहाँ जो है नाउन है, क्लीवर अगर रहता ना फुलिस के साथ, फुलिस मतलब कोई मूर्ख आदमी है ना, यानी नाउन हो गया, उसी तरह नाउन कौन हो जाएगा, नाउन उसी तरह से क्लीवर हो जाएगा, ये नाउन होगा। लेकिन एडजेक्टिव का बात किया है, इसलिए एडजेक्टिव ही स्किल्ड होगा, इसलिए सही आंसर डी होगा। 68 हो गया, समझिए पहले बात के। 69, भीज अल्टरनेटिव इज करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच को, सॉरी करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करना है चेंज, ठीक है। तो लिखा कि ही सेड टू मी, वह उसने मुझसे कहा, व्हेन आई विल यू कम बैक, है ना, जब मैं वापस आऊँगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो पहले चेंज कीजिए, कैसे, इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट, अच्छा इनडायरेक्ट तो है, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो बनाइए इसको, क्या होगा, तो सबसे पहले इनडायरेक्ट में करने के लिए ही आस्क्ड टू मी है, ही सेड टू मी है, तो क्या हो जाएगा कि ही आस्क्ड मी है ना, ही आस्क्ड मी कहाँ है, तो ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड टू मी तो होगा नहीं, ही आस्क्ड मी होगा, ही आस्क्ड मी होगा, यानी कि सबसे पहले बी जो हो गया खत्म हो गया, ऐसा चूज किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब क्या होगा, यहाँ तो हो गया, अब आगे है व्हेन विल यू कम बैक। अब क्या करेंगे, क्या है, WH वर्ड है ना, WH वर्ड को जब चेंज करते हैं तो दैट के जगह WH वर्ड का यूज करते हैं। तो ही आस्क्ड मी व्हेन, यो हो जा, यो हो सकता है, ठीक है, आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी व्हेन, यहाँ मतलब कि तीनों हो सकता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, विल यू कम बैक, यू जो है सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, तब यू सेकंड पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन नो चेंज होता है, अच्छा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है ना, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी के लिए क्या आएगा, आई कहाँ है, तो ही आस्क्ड व्हेन ही तो होगा नहीं, दो खत्म, एक वाला भी खत्म हो गया, बचा है सी में देखिए, तो ही आस्क्ड मी व्हेन यू, अभी भी नहीं होगा, ये भी खत्म, क्योंकि ई जो चेंज हुआ सेकंड पर्सन चेंज जो होता है वह किसके अनुसार, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में क्या मी यानी कि फर्स्ट पर्सन आई है, तो आई लगेगा यहाँ पास, तो व्हेन आस्क्ड मी व्हेन, यानी डी नंबर सही होगा, आई व्हेन आई ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड गो बैक, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 70 में, बोला है कि फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, इसमें क्या लगाना है, प्रीपोजिशन लगाना है, ठीक है। तो देख लिखा है कि नेपोलियन हैड जीनियस,
डैश मिलिट्री टैक्टिक्स विदाउट डाउट ही इज जीनियस एंड डैश मैथमेटिक्स दैट मैथमेटिक्स। ठीक है, यानी यह तो दोनों जगह पर क्या यूज हो रहा है, जीनियस का यूज हो रहा है। देखिए यहाँ जो जीनियस है, यहाँ भी जीनियस, मतलब दोनों जगह दोनों ही क्या, नेपोलियन का मिलिट्री जो है जीनियस है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद समझिए, यानी जीनियस मतलब महान कह सकते हैं ना, और या असाधारण क्षमता वाला, है ना। अतः अब इसके साथ क्या होगा, मिलिट्री के साथ जीनियस यूज हो रहा है, सही बात है, ये हो रहा है। ठीक है, दूसरे स्थिति में जीनियस के साथ मैथमेटिक्स यूज हो रहा है। पहला जीनियस के साथ मिलिट्री के साथ जीनियस यूज हुआ, दूसरे बाद मैथमेटिक्स यूज हो रहा है, जीनियस मैथमेटिक्स के साथ जीनियस यूज हो रहा है। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे कि जीनियस मिलिट्री के पहले क्या आएगा, 4 आएगा। किसके लिए जीनियस बता रहा है, तो मिलिट्री के लिए, इसलिए क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा, है ना, मिलिट्री के लिए। अब क्या है, तो कोची में जीनियस, तो मैथ में, है ना, मैथमेटिक्स में जीनियस, तो इसमें इन आएगा। किसके लिए जीनियस, तो किसके लिए जीनियस, तो मिलिट्री के लिए बता रहा है, तो 4 होगा। और दूसरा में किस में जीनियस, तो मैथमेटिक्स में, तो किस में, तो इन आएगा, है ना, इन मैंने में किस में, मैथमेटिक्स में। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ बहुत अच्छा से आया होगा। अब आगे चलते हैं तो आपका अगला सब्जेक्ट है सोशल साइंस, क्या, तो सामान्य विज्ञान। चलते हैं इसको भी क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से, इसमें भी क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सितंबर 2020 में इनमें से किस बाल अधिकार अभियान, क्या, बाल अधिकार अभियान के लिए यूनिसेफ का, यहाँ वही उसी का दिया हुआ है इंग्लिश रूप में, यूनिसेफ का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया था। क्या, सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया था। ऑप्शन ए में दिया है अक्षय कुमार, ऑप्शन बी में है आयुष्मान खुराना, ऑप्शन सी में है नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड ऑप्शन डी में है आमिर खान। तो इसका सही खतर का सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात कौन, तो आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को क्या दिया गया था, तो सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया था कब, तो 2 सितंबर 2020 में। आगे चलते हैं, आगे आपका बता रहा हूँ क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, हॉर्नबिल त्यौहार डाउट दिया गया है में प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। मतलब कौन सा, क्या बोल रहा है, कौन सा राज्य में, मतलब कि 1 से 10 दिसंबर तक क्या हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका सही और 72 का सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। था कहाँ, तो नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल त्यौहार, 1 से 10 सितंबर तक मनाया जाता है। आगे चलते हैं, आगे आपका 73वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हिंदू कैलेंडर के अंतिम माह में, क्या, हिंदू कैलेंडर के अंतिम माह में निम्न में से कौन सा हिंदू त्यौहार मनाया जाता है, कौन सा हिंदू त्यौहार मनाया जाता है। तो 73 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात क्या, तो होली। अंतिम त्यौहार में क्या मनाया था, तो होली मनाया था, जो हाल ही फिलहाल में खत्म हुआ है। चलते हैं आगे 74वां में 74 क्वेश्चन बोल रहा है कि चूलिया जलप्रपात, क्या बोल रहा है, चूलिया जलप्रपात डाउट दिया गया में चंबल नदी पर स्थित है। मतलब कौन सा राज्य में चंबल नदी पर स्थित है, तो 74 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात कहाँ, तो राजस्थान में हो जाएगा। तो राजस्थान में चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। आगे चलते हैं, आगे आपका 75वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये चारों दिया है, ऑप्शन ए में है नाथुला दर्रा, बी में है क्या, बारा लाचा दर्रा, और सी में है मंगसा धूरा दर्रा, और डी में है बोमडीला दर्रा। तो इसका सही 75 का सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात कौन, तो मंगसा धूरा दर्रा क्या है, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं 76 में, तो आपका 76 में क्वेश्चन बोल रहा है कि अगस्त 2020 में निम्न में से किसने, 4 ऑप्शन दिया, इनमें से किसने वाटर एडवेंचर श्रेणी में तेजनिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जीता था। ऑप्शन ए में दिया सत्येंद्र सिंह, बी में है नरेंद्र सिंह, सी में है अनीता देवी, और डी में है सरफराज सिंह। तो 76 का सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात कौन, तो सत्येंद्र सिंह अगस्त 2020 में राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जीते थे। आगे चलते हैं, आगे आपका 77वां क्वेश्चन है, बोल रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक, क्या बोल रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी डाउट दिया गया है में भारत आए थे। मतलब कब, हम हो सकता था को कब क्या भारत आए थे। तो 77 का सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, अर्थात कब, तो 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। कितना वर्ष, तो 21 वर्षों के बाद आए थे। चलते हैं आगे 78 में,
बोल रहा कि निम्न में से किस संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? क्या नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? चलते हैं इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। उदाहरण दिया है, ऑप्शन ए में दिया है क्या कि विश्व खाद्य कार्यक्रम, बी में है विश्व स्वास्थ्य संगठन, और सी में है विश्व व्यापार संगठन, डी में है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। तो 78 का सही और सटीक आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात कौन? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को। आगे चलते हैं। अगला आपका क्या है? 79वां क्वेश्चन है कि न्योरा घाटी राष्ट्रीय खाद्य उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कौन? तो न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब ए में है कि पश्चिम बंगाल, बी है महाराष्ट्र, सी है केरल, और डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात कौन? तो पश्चिम बंगाल। न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे चलते हैं। कितना? 80 में, अर्थात 80 में। बोल रहा है कि लिथियम अयस्क को प्रोसेस करके बैटरी ग्रेड पदार्थ का उत्पादन करने वाली भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की गई थी? भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की गई थी? और थोड़ा ऊपर कहते हैं दिया गया राजस्थान में, या उत्तर प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में, या गुजरात में। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात कहाँ? तो गुजरात में सबसे पहले लिथियम रिफाइनरी की स्थापना किया गया था। आगे चलते हैं। बोला कि ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब हुआ था? क्या बेदरा का युद्ध हुआ था किसके बीच? तो ब्रिटिश और डच के बीच। कब हुआ था? 1764 में, या 1759 में, या 1772 में, या 1760 में। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात कब? तो 1759 ईस्वी में हुआ था। कौन? ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच कौन हुआ था? बेदरा युद्ध हुआ था। बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में। आगे चलते हैं। आगे बोला कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? भारत की रैंक कितना रैंक थी? 97वीं थी, या 142वीं, या 92वीं, या 139वीं थी? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात को तो 142वीं सूचकांक थी, रैंक में थी। चलते हैं आगे। आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दिसंबर 2020 में, क्या दिसंबर 2020 में निम्न में से किस राज्य में मोनपा, क्या बोल रहा है? मोनपा हस्त निर्मित कार्यक्रम, हस्त निर्मित में समझ रहे हैं, जो मतलब हाथ से निर्मित कागज निर्माण इकाई का उद्घाटन हुआ था। कहाँ में हुआ था? असम में हुआ था, या अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, या मणिपुर में, या त्रिपुरा में हुआ था? तो इसका 83 का सही और सटीक आंसर होगा क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा, था कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। दिसंबर 2020 में हस्त निर्मित कागज निर्माण का उद्घाटन किया गया था। आगे चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय, क्या बोला? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला हॉकी खिलाड़ी, क्या बोले? पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी? गुरजीत कौर, रीना खोखर, लिलिमा मिंज, या रानी रामपाल? तो 84 का सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात कौन? तो हो जाएगा रानी रामपाल। रानी रामपाल कौन थी? पहली महिला हॉकी खिलाड़ी थी, जो मतलब राजीव गांधी खेल रत्न से पुरस्कृत की गई थी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी याचिका, राइट इंग्लिश में बोलता है राइट, कौन सी याचिका किसी कैदी के हिरासत के कानूनी वैधता को, किसी कैदी के हिरासत के कानूनी वैधता को चुनौती है? तो इसका ऑप्शन ए में दिया गया है क्या कि बंदी प्रत्यक्षकरण, बी में है अधिकार परीक्षा, सी में है परमादेश, और डी में है निषेध। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात कौन? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2020 से 21 भारत में, क्या बोल रहे? 2020 से 21 में भारत सरकार ने 2020-21 में कितना बोल रहा है? मतलब इतना करोड़ रुपये व्यय का प्रस्ताव रखा, जो वर्ष 2019 से 20 के संशोधित अनुमान से कितना % अधिक हो गया? तो 86 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात कितना? 12.7% अनुमान से अधिक हो गया था। चलते हैं आगे। अगला आपका 87 का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग, क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 7 डॉट दिया गया से जोड़ता है, कहाँ से कहाँ को जोड़ता है? ऑप्शन ए में दिया है फाजिल्का को माना से, और बी में दिया है कानपुर को सिलचर से,
डी में दिया है, सी में दिया है वाराणसी को कन्याकुमारी से, और डी में दिया है कश्मीर को कन्याकुमारी से। तो 87 का सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, जिसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात कौन, तो फाजिल्का को माना, फाजिल्का को माना से जोड़ता कौन, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। आगे चलते हैं 88 में, थोड़ा छोड़ा कहते हैं ताकि सही से दिखाई देवे, जिसमें याद करने में कोई दिक्कत ना हो। 88 में बोल रहा है कि मई 2020, क्या मई 2020 तक की स्थिति के अनुसार, 2020 की स्थिति के अनुसार बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है, बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। ऑप्शन ए में दिया है अब्दुल हमीद, बी में दिया सैयद महमूद हुसैन, सी में है शेख हसीना और डी में है नरेंद्र बस्त्रा। तो 88 का सही और सटीक आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात कौन, तो सैयद महमूद हुसैन था। कौन था, मई 2020 तक की स्थिति के अनुसार बांग्लादेश का मुख्य न्यायाधीश था, बांग्लादेश का क्या था, तो मुख्य न्यायाधीश था। आगे चलते हैं 89 में क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रेंच ओपन 2020, फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल विजेता ईगा क्या बोल रहे हैं, स्पोर्टेक किस देश की है, फ्रांस के है या पोलैंड के है या जापान के है या चीन के है। तो 89 का सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात किसका है, तो पोलैंड का है, किसका, तो पोलैंड का है। आगे चलते हैं 90 क्वेश्चन में, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, बोला कि निम्न में से कौन सी बैंक दर की सही परिभाषा है। तो 90 का सही, थोड़ा सा छोड़ा कहते हैं ताकि सही से दिखाई देवे सारा ऑप्शन। तो 90 का सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात कौन बोल रहा कि यह वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई को दे ब्याज दर है, इसलिए इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं आगे नहीं है, बस इस सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।